नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, 1942 आपको याद होगा, 1942 में अगस्त में एक जन आंदोलन गांधी जी ने खड़ा किया था। नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। उस समय पूरी दुनिया की बादशाहत का घमंड लिए ब्रिटिश सरकार को लगता था कि भारत के लोग हमारा क्या उखाड़ लेंगे, लेकिन इस देश की जनता ने दिखा दिया कि सत्ता के घमंड को कैसे तोड़ा जाता है। 5 साल बाद ही यानी 1947 में देश आजाद हुआ और उसके बाद का इतिहास भी आप सबको पता ही है। संविधान बना, हर एक वयस्क नागरिक को मताधिकार दिया गया। इसके पीछे की सोच यह थी कि जिन लोगों ने देश को आजाद कराया है, अब वही लोग यह तय करेंगे कि सरकार कौन बनाएगा, देश कौन चलाएगा। देश आगे बढ़ा, कई तरह के सामाजिक भेदभाव बने रहे, उन्हें खत्म करने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन ये वोट दे पाएगा और वो ये वोट नहीं दे पाएगा, ये भेदभाव कायम नहीं हो पाया, क्योंकि संविधान ने नागरिकों की रक्षा की। आज उसी संविधान और उसी लोकतंत्र पर बड़ा खतरा आ गया है। विपक्ष ने इसे पहचाना और जनता के सामने सबूतों के साथ रख दिया। राहुल गांधी ने इसे वोट चोरी कहा। आज उसी वोट चोरी के खिलाफ विपक्ष के सांसद सड़कों पर उतरे तो सत्ता के घमंड में डूबी मोदी सरकार को फिर डर लगा कि कहीं नया जन आंदोलन न खड़ा हो जाए। इसीलिए अब उसने सांसदों के सामने पुलिस को खड़ा कर दिया। आप याद कीजिए किसान आंदोलन, आप याद कीजिए शाहीन बाग आंदोलन, आप याद कीजिए महिला पहलवानों का मोर्चा, आप याद कीजिए दोस्तों छात्रों का मोर्चा, और अब सांसदों पर पुलिस की जबरदस्ती। क्या इसी लोकतंत्र का गुणगान मोदी करते हैं? पिछले लोकसभा सत्र में विपक्षी सांसदों को संसद से निलंबित कराया गया और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 150 से ज्यादा विपक्षी सांसदों को लोकसभा और राज्यसभा से बाहर करवा दिया गया। आज उन्हें और इसकी डबल संख्या 300 के लगभग सांसदों को पुलिस थाने में बिठा दिया गया। लेकिन जब संसद का विरोध सड़क पर होता है तो सरकार कैसे डरती है, इसकी कई तस्वीरें आज दिखी हैं। सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखिए, जरा इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में क्या कुछ है, जरा स्क्रीन पर ले आइए। 2 वयोवृद्ध जो नेता हैं, एक की उम्र 83 साल और दूसरे की उम्र 84 साल, जरा ले आइए स्क्रीन पर। मल्लिकार्जुन खड़गे और शरद पवार, इन दोनों नेताओं को अगर आप देखेंगे तो सड़क पर, ये देखिए ये तस्वीरें दोनों की, जरा फुल स्क्रीन अगर ला सकते हैं तो फुल स्क्रीन ले आइए। और यहां पर देखिए 2 वयोवृद्ध नेता, 83 साल के खड़गे और 84 साल के पवार, दोनों नेता सड़क पर उमस भरी गर्मी में बैठे हैं। यह तस्वीर मोदी सरकार के उखड़ने की कहानी की शुरुआत हो सकती है दोस्तों। खड़गे ने पोस्ट में लिखा है, इसके बाद खड़गे ने एक पोस्ट किया, पोस्ट में लिखा है कि भाजपा की कायराना तानाशाही नहीं चलेगी। यह जनता के वोट के अधिकार को बचाने की लड़ाई है, यह लोकतंत्र को बचाने का संघर्ष है। इंडिया गठबंधन के साथी संविधान की धज्जियां उड़ाने वाली इस भाजपाई साजिश को बेनकाब करके ही रहेंगे। ये लिखा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने। इसके बाद अब एक दूसरी तस्वीर आपके सामने पेश करना चाहता हूं। तस्वीर AI जनरेटेड है, जरा इस तस्वीर को भी ले आइए। AI जनरेटेड तस्वीर, इस तस्वीर को देखिए, ये देखिए इस तस्वीर को गौर से देखिए। इस तस्वीर में एक टी-शर्ट वाला इंसान दिखाई दे रहा है और नाम राहुल गांधी ही हो सकता है, क्योंकि आज की तारीख में टी-शर्ट में एक यही दिखाई देते हैं, राहुल गांधी। ये देखिए, और इसमें ऊपर क्या लिखा हुआ है, मीडिया, इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के टैंकों के सामने राहुल तनकर खड़े हैं। कांग्रेस ने लिखा है इस ट्वीट में अनस्टॉपेबल। ये देखिए अनस्टॉपेबल, ऊपर सबसे ऊपर कांग्रेस ने जो इस ट्वीट को साझा करते हुए, इस तस्वीर को साझा करते हुए लिखा है। अब जरा राहुल गांधी को सुन लेते हैं। इसी तस्वीर के साथ साथ जब आगे की तस्वीरों पे हम चलेंगे तो राहुल गांधी के अपने विचार भी आते हैं। जरा उसको सुनिए, क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। देखिए, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की हालत देखिए। 300 MPs इलेक्शन कमीशन से मिलना चाहते हैं और कहते हैं कि हम डेलीगेशन लेके आएंगे, हम आपको एक डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, 300 MPs नहीं आ सकते हैं। तो यही हालत है, क्योंकि डरते हैं। 300 MPs आ गए और वहाँ पे सच्चाई निकल आई और हमने उनको थोड़ा जो उनके काम की सच्चाई दिखा दी,
दैट इज वाई। सर लेकिन आपको लगता है कि सर आपको ये जो लड़ाई है, मैं थोड़ा क्लियरली बोलना चाहता हूँ। देखिए, अब ये राजनीतिक लड़ाई से आगे निकल गई है, ठीक है। अब ये देश की जो आत्मा है, स्पिरिचुअल देश का जो आत्मा है, उसके लिए लड़ाई हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। वन मैन वन वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है। वन मैन वन वोट के बिना कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब नहीं है। और हमने क्लियरली दिखाया है कर्नाटक में कि वन मैन वन वोट नहीं है। मल्टीपल मैन मल्टीपल वोट, वन मैन मल्टीपल वोट, सारा कुछ चल रहा है, ठीक है। तो ये अब लड़ाई पूरी की पूरी ऑपोजिशन लड़ रही है और हिंदुस्तान के जो युवा हैं उनको ये बात समझ आ गई है। तो अब इलेक्शन कमीशन को छुपना काफी मुश्किल हो जाएगा। वो आपको कहता है कि आप साइन नोटिस का जवाब आप दे दीजिए, एफिडेविट। अरे भाई, उन्हीं का डेटा है, वो अपने वेबसाइट से वही डेटा निकाल दें। मेरा डेटा थोड़ी है कि मैं साइन करूं, उनका डेटा है। आप उठाइए अपना डेटा, हमने आपको ही दिया है, आप उसको अपने वेबसाइट में लगा दीजिए, पता लग जाएगा आपको। मतलब डिस्ट्रैक्ट करने का काम है, ठीक है। और एक और बात, आप ये मत सोचिए कि सिर्फ बेंगलोर में हुआ है, ये देश में अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में हुआ है और इलेक्शन कमीशन जानता है। इलेक्शन कमीशन जानता है कि वो उसका जो डेटा है वो फटेगा। जो उसको अभी वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, छुपाने की कोशिश कर रहा है, उसको हम निकाल देंगे, ठीक है। और वो फटेगा, वो जानता है। थैंक यू। तो सुन रहे थे, फटेगा। ये वो चुनाव आयोग जानता है कि आखिर क्या है। और कह रहे हैं, जब पूछा गया कि आप साइन करके क्यों नहीं दे रहे हैं शपथ पत्र पे, तो उन्होंने कहा कि क्यों साइन करके दो, जब उन्हीं का डाटा उनको हमने दे दिया है, वो अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर ले, देख ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये कैसा लोकतंत्र है? बहुत सही सवाल यहां राहुल गांधी का है। इतने सांसद पुलिस थाने में है कि भीतर जगह नहीं है, बाहर बिठाना पड़ा है और सांसद बैठ गए क्योंकि सवाल लोकतंत्र को बचाने का है। ये तस्वीरें आप देखिए, कितने सारे सांसद पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में, मीडिया जो है वो यहां पर पहुंच के वीडियो जरूर बना रहा है, लेकिन पार्लियामेंट स्ट्रीट जो है और उसका यानी उसके थाने में इंडिया गठबंधन, पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन, उसके सांसद यहां मौजूद। और ये तस्वीर देखिए, तमाम सांसदों के तस्वीर जो चुनकर आते हैं, अलग अलग देश के, अलग अलग अपने देश के अलग अलग सीटों से चुन के आए हुए हैं, लोकसभा क्षेत्र से चुन के आए हुए हैं। आज इस विरोध प्रदर्शन में महिला सांसदों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दोस्तों, इसमें भी महिला सांसदों की काफी भागीदारी रही है, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हालांकि कुछ की तबियत भी बिगड़ी, जैसे टीएमसी की मिताली बाग को राहुल गांधी खुद कार तक लेकर गए। आइए जरा देख लीजिए राहुल गांधी कैसे उठाकर ले जा रहे हैं मिताली बाग को। यह देखिए, टीएमसी की सांसद हैं मिताली बाग, राहुल गांधी लेकर जा रहे हैं। इस तस्वीर को आप देखिए। यह सब कुछ प्रोटेस्ट के दौरान, जब यहां दिल्ली में क्या था, सिर्फ लगभग 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की भी दूरी नहीं होगी, कुछ मैक्सिमम 1 किलोमीटर की दूरी होगी पार्लियामेंट से निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग तक की दूरी, लेकिन आगे नहीं जाने देना है और अपनी जिद पर अड़े रहना है और इस लोकतंत्र की ऐसी तैसी करके रख देना है। यही सरकार आज कर रही थी। दिल्ली पुलिस किसके अधीन है, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। एक तस्वीर यह आपने देख ली, जिसमें आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी कार तक लेके जा रहे हैं मिताली बाग को, और यहां पर ये टीएमसी के सांसद हैं और इनको राहुल गांधी लेकर गए कार में और उसके बाद यहां से हॉस्पिटल पहुंचाया गया। दूसरी तस्वीर भी आपके सामने रखना चाहता हूं। महुआ मोइत्रा, नाम सुना होगा आप लोगों ने, काफी शानदार भाषण देती है, शानदार उनके वक्तव्य होते हैं। ये देखिए महुआ मोइत्रा भी बेहोश हुई। जब वो बस में बैठी थी तभी उनकी तबीयत खराब हुई, बिगड़ी, और तबीयत बिगड़ते देख यहां राहुल गांधी भी पहुंचे, तमाम नेता वहां जो बस में थे सब पहुंचे। महुआ मोइत्रा को आप देख रहे हैं, ये आज की तस्वीरें हैं, प्रोटेस्ट की तस्वीरें। पुलिस की ज्यादती साफ दिखाई दे रही है। इन तस्वीरों को आप साफ मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू, हम जो लिख रहे हैं इसमें कितना दम है आगे हम बात करेंगे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है इन तमाम सांसदों की इन तस्वीरों को देखना। एक तस्वीर और दिखाना चाहता हूं। कांग्रेस सांसद संजना जाटव को भी बेहोशी के कारण अस्पताल ले जाना पड़ा। यह है कांग्रेस सांसद संजना जाटव, इनकी तस्वीर देखिए, बेहोश हो गई, इनको अस्पताल ले जाना पड़ा। इनकी तस्वीर ये देख लीजिए, फुल स्क्रीन ले आइए इन तस्वीरों को, देखिए ये तस्वीर,
यहां संजना जाटव बेहोश हो चुकी हैं, इनको ले जाना पड़ा है वहां हॉस्पिटल। इनके बाद जरा आप दूसरी तस्वीर, और इन तस्वीरों को आप देख रहे हैं, बस में बैठे हुए रणदीप सुरजेवाला ने बता दिया कि जेल की सलाखें भी राहुल गांधी को नहीं रोक पाएंगी। जरा सुनिए रणदीप सुरजेवाला को जब सांसदों को बस में बैठाकर थाने ले जाया जा रहा था, तब कह रहे हैं रणदीप सुरजेवाला, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। जाना चाह रहे थे आप? क्या जेल की सलाखें राहुल गांधी को रोक पाएंगी? क्या जेल की सलाखें विपक्ष और देश को रोक पाएंगी? अब एक ही नारा है, बोल रहा है पूरा देश, वोट हमारा छू के देख। मोदी सरकार और ईसीआई का ये जो गठजोड़ है, ये पूरी तरह से लोगों ने खारिज कर दिया है। कहां आप साफ साफ सुन रहे थे कि राहुल को नहीं रोक पाएंगे, रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं। वहीं शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने तो चुनाव आयोग से पूछा है कि क्या वो सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति से भी ऊपर है। आइए जरा सुन लीजिए उद्धव ठाकरे को। जेपीसी जिस तरह से इंटरफेयर करती है मैटर्स में, क्या आप कोई नहीं, अभी जैसे मैंने कहा कि कभी ऐसे कहा जाता है, इलेक्शन कमीशन ने कहा डरे हुए कायर है राहुल जी को कि आप एफिडेविट दे दो, बराबर है, आप कोर्ट में जाओ। कोर्ट में जाए तो आप क्या करेंगे? अभी जो फिलहाल कल या परसों उन्होंने कहा कि जितने डिलीटेड नाम है देने की हमें कोई बंधन नहीं है, तो क्या इलेक्शन कमिश्नर राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर चले गए? क्या इतना अधिकार उनको दिया है? क्या ये सुप्रीम कोर्ट का अवमान नहीं है? क्या करेंगे हम? सुप्रीम कोर्ट में जाएं भी, अगर इलेक्शन कमिश्नर कहे कि हमें कोई बंधन नहीं है, तो करेंगे क्या हम सुप्रीम कोर्ट में जाकर? सर, आपने बीच में भी जो बात की मराठी में, खास इसलिए मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, इस समय में बीजेपी के लोग आपको बता रहे थे कि आके आपको प्रेजेंटेशन कर गए थे, तो क्या ये तरीका हमेशा से बीजेपी का, जिस तरीके से हम चोरी की बात करें, हमेशा से नहीं तो सुन रहे थे यहां पे आप उद्धव ठाकरे को लगातार यहां से लेकर वहां तक, यानी दिल्ली से लेकर देश के अलग अलग कोनों से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। तमाम नेता जो दिल्ली में सांसद हैं और जो आज प्रोटेस्ट में थे, वो उनके बयान, उनकी तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। लेकिन इनके अलावा चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे उधर तमिलनाडु हो या महाराष्ट्र हो, हर तरफ से तस्वीरें आई हैं। जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं वो उनके प्रमुख अपनी बात रख रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन में राहुल गांधी को आप देख रहे हैं, जब डिटेन करके ले जाया जा रहा था, हिरासत में राहुल गांधी सहित तमाम लगभग 300 सांसदों को डिटेन किया गया। इसी में एक तस्वीर प्रियंका गांधी की भी आई, ब्लू साड़ी में, लाल रंग के उस संविधान की किताब लिए हुए हाथ में। प्रियंका गांधी ने जो कुछ कहा है, ये जरा सुन लीजिए प्रियंका गांधी क्या कह रही हैं। उनकी तस्वीरें जरा आपके सामने पहुंचा रहा हूं, सुनिए। डरे हुए कायर है सरकार, कायर है, डरे हुए कायर है सरकार, कायर है, डरे हुए हैं, सरकार कायर है। यहीं पर राहुल गांधी ने भी अपनी बात रखी थी। जरा राहुल गांधी को भी सुनते हैं क्या कह रहे थे जब डिटेन करके ले जाए जा रहे थे। तो मीडिया ने पूछा, क्या जवाब दिया, सुनिए। वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है। और ये जो लड़ाई है, ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए, साफ चाहिए। उधर वो प्योर बना रहे थे, अब इधर प्योर चाहिए। आप उधर शुद्धिकरण कर रहे थे, कह रहे थे कि एसआईआर, शुद्धिकरण, ये सारी बातें आप कह रहे थे। हिटलर की जुबान यहां तक आ गई थी। लेकिन अब अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो विपक्ष भी कह रहा है कि चलिए हमको भी शुद्ध प्योर वोटर लिस्ट दे दीजिए। आज के विरोध प्रदर्शन में एक जबरदस्त तस्वीर अखिलेश यादव की आई है दोस्तों सामने। जरा वो भी आपको दिखाता हूं। अखिलेश यादव, जी हां, इस तस्वीर को देखिए, जरा फुल स्क्रीन ले आइए। इस तस्वीर को देखिए, इस तस्वीर को। अखिलेश यादव, इसमें अखिलेश यादव बैरिकेड को लांघकर उस पार चले गए। तो अब यह लड़ाई वाकई इस पार या उस पार की हो गई है। चुनाव आयोग को कल फिर से सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होना है। मोदी को भी संसद सत्र के बाकी दिनों में और उसके बाद चुनावी मैदान में विपक्ष का सामना करना है। आज लोकतंत्र और संविधान बचाने का यह जो आंदोलन अघोषित तौर पर खड़ा हो गया है, क्या उसमें मोदी का आपातकाल टिक पाएगा? यह बड़ा सवाल है। और इन सवालों के बीच नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा में और
कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जब पहुंचे संसद के अंदर तो वहां भी हंगामा हो गया। हंगामा क्या हुआ है जरा वो भी आपको दिखाना चाहता हूं। जरा मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं सुनिए। प्लीज इलेक्शन कमीशन के पास सभी पार्टियों के एमपीज लोकसभा और राज्यसभा के हम मेमोरेंडम लेके जा रहे थे। हमको मेमोरेंडम लेके जाने के लिए भी उन्होंने हमको वहाँ रोक दिया। हम जो उनको मिलना चाहते थे और किसी को मिलने नहीं दिया और उन्होंने सीधा हमको जहाँ पर इम्पोर्टेंट I'll have to move on. It is not on the bill. It's not on the bill. Sir, Honorable Leader of the House. Sir, I've taken your point, sir. I've taken your point, Honorable Leader. House चला I've taken your point. Honorable. तो सुन रहे थे आप यहां पे। जब देखिए अमूमन होता क्या है कि सत्ता पक्ष का कोई नेता बोलने उठता है तो विपक्ष नारेबाजी करता है सदन के अंदर। यहां उल्टा हो रहा है, विपक्ष का नेता खड़ा हुआ बोल रहा है और कह रहा है कि हम जाना चाहते थे, हमारे सांसद मिलना चाहते थे इलेक्शन कमीशन में। एसआईआर को लेकर लगातार डिमांड हो रही है कि उसमें बहस हो, और जब ये बोलने उठे तो इनको बोलने नहीं दिया। हल्ला शोरगुल कहां से? तो सत्ता पक्ष की तरफ से। आखिर शोर करके किस बात को आप दबाना चाहते हैं? शोरगुल में आप अपनी बातों को दबा सकते हैं, लेकिन रिएक्शन बहुत तगड़ा होने वाला है, तेज होने वाला है। एक तस्वीर और दिखाना चाहता हूं। जब इस आर पार की लड़ाई जिसको आप देख रहे हैं, पार कर रहे हैं यहां अखिलेश यादव, इस आर पार की लड़ाई को जब आगे बढ़ा रहा है विपक्ष, तब एक तस्वीर और आई है। देखिए प्रियंका गांधी, जो मैं कह रहा था कि ब्लू साड़ी में लाल किताब जो है ये संविधान है, नारेबाजी करते हुए, नारे लगाते हुए प्रियंका गांधी यहां नजर आ रही हैं आपको। और यही तस्वीरें डरा रही हैं नरेंद्र मोदी की सरकार को। यही तस्वीरें डरा रही हैं इस 3 बार कुर्सी पर बैठे हुए नरेंद्र मोदी को। और यही तस्वीरें शायद बहुत जल्दी डराने वाली हैं चंद्रबाबू नायडू को और नीतीश कुमार को भी। उसके बाद क्या करेंगे नरेंद्र मोदी, यह भी बड़ा सवाल है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को धोया है, बिल्कुल जो शब्द यहां लिखा हुआ है इन्वर्टेड में बता रहा हूं, बिल्कुल धुलाई कर दी है। अभी धुलाई कल भी होनी है चुनाव आयोग की। और लेकिन इधर जब विपक्ष के नेता खड़े हुए सदन में, राज्यसभा में और अपनी बात रख रहे थे, तो फिर इधर से नेता सदन जेपी नड्डा राज्यसभा में वो कह रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी हैं, वो कह रहे हैं नथिंग विल गो ऑन द रिकॉर्ड। आखिर आप कौन होते हैं साहब ये कहने वाले? जरा सुन लेते हैं उनकी जुबानी। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, उनकी जुबानी सुन लेते हैं, बड़े आदमी हैं, सुनिए। The discussion is going on Manipur bill, and I think anything beyond that should not be recorded and should not go on record. All right, we'll continue. That should not go on record, which is not part of the bill. That should not go on the record. That's not part of the bill. यानी क्या अब ये सवाल पूछा जाए कि क्या उपराष्ट्रपति के कैंडिडेट यही नड्डा साहब होने जा रहे हैं? अभी से तैयारी कर रहे हैं ऐसे सेंटेंसेस बोलने का अंग्रेजी में। चलिए खैर, लेकिन सवाल यहां बहुत कुछ है जिसका जवाब देना है। एक तरफ से राहुल गांधी ने कह दिया है कि मैं शपथ पत्र नहीं दूंगा, मुझे जो देना था मैंने दे दिया, देश के सामने रख दिया है कि चुनाव आयोग वोटों की चोरी करवाता है। मैंने शपथ पत्र दे दिया है कि आखिर आपकी ही रिकॉर्ड को आपके सामने लाकर रख दिया कि कैसे चोरी हो रही है। और इन सब के बीच आज जो हुआ है उसकी तस्वीर थोड़ी सी आपने देख ली। थोड़ी तस्वीरों को हम अब विश्लेषण के जरिए अपने तमाम पैनलिस्ट साथियों के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आइए जरा स्क्रीन पर हमारे तमाम साथियों को ले आइए जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जरा स्क्रीन पर तत्काल देखिए 6 हमारे साथी जुड़े हुए हैं इस वक्त। अमरिंदर उपाध्याय जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, सुनील शुक्ला जी हैं, शकील अख्तर जी आंखों देखी वहां से आ रहे हैं, उनके जरिए हम समझेंगे। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं और डॉक्टर राकेश पाठक जी हैं। आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल। अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। शकील जी, डंडा वंडा आपके ऊपर तो नहीं, कहीं इधर उधर से कोई लाठी वाठी तो नहीं पड़ गई? जी, वो सब प्रदर्शन में होता है, जो लोग प्रदर्शन कवर करते हैं। आगे पीछे जो आपने बताया कि कितने लोग की तबीयत खराब हो गई, इतनी ज्यादा उमस थी, और जितनी उमस थी उससे ज्यादा फोर्स थी वहां पे। चारों तरफ जिसे कहते हैं मुहावरे के तौर पर कि चप्पे चप्पे पे फोर्स लगी थी। जैसे ही पार्लियामेंट से बाहर निकले और वैसे ही ट्रांसपोर्ट भवन के सामने पूरी एक दीवार खड़ी हुई थी।
देखिए राजीव जी, कांग्रेस ने तो दिल्ली में पिछले 11 साल में बहुत प्रदर्शन किए हैं, लेकिन आज के इस प्रदर्शन की सबसे खास बात यह थी कि इसमें पूरा विपक्ष शामिल था। ये पहला प्रदर्शन था और इसलिए आप कह सकते हैं कि ये एक टर्निंग पॉइंट है। और इसमें जो एक खास बात थी कि शशि थरूर, जो कांग्रेस से बहुत ज्यादा नाराज बताए जाते थे, जो मोदी जी के करीब जा रहे थे, शामिल हुए। न केवल शामिल हुए, की तारीफ करी उन्होंने। जो आम आदमी पार्टी कह चुकी थी कि इंडिया गठबंधन से हमारा कोई संबंध नहीं है, दूर हो गए थे, उसके संजय सिंह शामिल हुए। राहुल गांधी के साथ बार बार वो कंधे से कंधा मिलाकर साथ आते रहे। टीएमसी थी, जिस टीएमसी के बारे में सबसे ज्यादा शक किया जाता है, उन्हीं की सांसद जो है मिताली की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई है। तो सारे लोग शामिल थे। और दूसरी खास बात जो आपने बताया कि जो सबसे सीनियर मोस्ट नेता है इस टाइम इंडिया के, शरद पवार और मल्लिकार्जुन खड़गे, वो दोनों सड़क पर, जिसे कहते हैं मुहावरे में, देसी भाषा में खूंटा गाड़ के बैठ गए कि करो जो करना है, हम ये यहां पे बैठे हुए हैं। तो आज का प्रदर्शन जो है वो नरेंद्र मोदी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। प्रदर्शन के बाद पहले इनको गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तारी शब्द हिरासत में भी कहा जाता है। गिरफ्तारी शब्द हम इसलिए प्रयोग कर रहे हैं कि कांग्रेस ने यही शब्द प्रयोग किया है कि गिरफ्तार किया। और उसके बाद वो लोग वहां से गए नहीं, सीधे संसद में आए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, डिंपल यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में पहुंचे, बाकी नेता लोग लोकसभा में पहुंचे। और खड़गे जी का आपने बता दिया कि खड़े होके उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के तौर पे कहा कि ये क्या हो रहा है, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। और जिस तरह से धनखड़ के सामने कहा था नड्डा जी ने, वैसे ही आज फिर कहा कि रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। आश्चर्यजनक तौर पे ये काम जो है पीठासीन अधिकारी का होता है, लेकिन ये काम सत्ता पक्ष के नेता कर रहे हैं। दूसरी तरफ लोकसभा में बहुत जबरदस्त हंगामा हुआ। प्रियंका गांधी लगातार उसके दौरान खड़ी रही। राहुल गांधी थे, डिंपल थी, अखिलेश यादव थे। अखिलेश का आपने बता ही दिया कि किस तरह बैरिकेड उन्होंने फांदा है, और ये पहली बार नहीं किया। लखनऊ में उन्होंने जब जयप्रकाश नारायण की जयंती पर बीजेपी की सरकार ने नहीं जाने दिया, तो इससे भी ऊंची दीवार, करीब 8 फुट ऊंची थी वो जेपी सेंटर की, वो फांद के उन्होंने जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि दी थी जी। वो जयप्रकाश नारायण जिन्होंने सबसे पहले इन लोगों को सत्ता दिलाई थी बीजेपी को 1977 में, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए वो अखिलेश को नहीं जाने दे रहे थे। तो ये हाल है इन लोगों का जी। और जहां तक इसका सवाल है कि जो लोग कहते हैं कि सब सड़क पे नहीं आते हैं, ये आज इतना सड़क पे आए फिर भी उन लोगों को नहीं दिखा होगा। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि गोदी मीडिया ने फिर नहीं दिखाया। अगर गोदी मीडिया इस पूरे प्रदर्शन को दिखा दे तो आप निश्चित मानिए कि जनता के मन में सवाल पैदा होना शुरू हो जाएंगे, लेकिन वो दिखाते नहीं है। और ये राहुल कोई पहली बार कर रहे हैं। हमें याद है 2007 में झांसी में, वो तो जून का महीना था, शकील जी एक गुस्ताखी करना चाहता हूं, एक गुस्ताखी करने की इजाजत। कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम शपथ पत्र नहीं। गोदी मीडिया का जिक्र कर रहे हैं, देखता कौन है उसको आज की तारीख में? आप उसको देखता कौन है? हम लोग दिखा रहे हैं ना, एक एक तस्वीर हम लोगों ने दिखाई। और मुझे जहां तक मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि हम और आप गवाह हैं उसके, हम लोग खुद कवर करने गए थे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरुआत से लेकर आखिर तक। और 2022 7 सितंबर 2022 के बाद से लगातार राहुल गांधी सड़क पे हैं। उसके पहले भी थे, लेकिन उसके बाद लगातार सड़क पे है। एक इंसान और अपने साथ लाखों लोगों को सड़क पे ले आया है और उसका साथ दे रहा है। तो उसके बाद कोई अगर कहे कि विपक्ष सड़कों पे नहीं निकलता है, तो फिर वो अब वो उसके लिए भगवान ही मालिक है उसका, या मोदी जी मालिक हैं? 2004 से सड़कों पे है वो। जब उनकी सरकार थी तब भी सड़कों पे थे। अभी जो झांसी का जिक्र कर रहे हैं, बड़ा ऐतिहासिक था वो जी। वहां पे हम खुद मौजूद थे। और मतलब सड़क पे उस टाइम जो होता है, जून में बुंदेलखंड में क्या हालत होती है,
सड़क पे बैठने में सारे लोग हिचकिचा रहे थे, राहुल बैठ गए, कह लगे नहीं जाऊंगा। गरीबों के लिए, किसानों के लिए धरना प्रदर्शन देने के लिए कमिश्नर के घर के सामने बैठे हुए थे। तो राहुल ये प्रदर्शन हमेशा करते रहे हैं। हाथरस जा रहे थे, सड़क पे धक्का मारकर उनको गिरा दिया गया। लखीमपुर खीरी में प्रियंका गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सड़क पे कांग्रेस और विपक्ष पिछले 11 सालों से लगातार है, लेकिन वो मैसेज जो है अगर आप कन्वे नहीं कर रहे हैं, उस मैसेज को आप पकड़ नहीं रहे, तो फिर आप कहते हैं कि विपक्ष सड़कों पे नहीं आता है। उन्हें कैसा सड़क पे चाहिए? एक बार, पहली बार राहुल ने दक्षिण से लेके और उत्तर तक पूरा हिंदुस्तान नाप दिया, फिर पूर्व से नापा, जहां आप गए थे, जहां उनका शुरू किया था मणिपुर में, मणिपुर से पूर्व से लेकर पश्चिम तक नाप दिया उन्होंने, और 17 अगस्त से पूरा बिहार नापने जा रहे हैं वो। तो अब ये जो है सड़क का जो आप ऊपर जिक्र कर रहे हो, इसीलिए हमें याद आया कि सड़क पर विपक्ष हमेशा से मौजूद थे, लेकिन चूंकि गोदी मीडिया दिखाए या न दिखाए, या गोदी मीडिया को लोग देखें या न देखें, वो एक अलग मुद्दा है। हमारा सवाल हमेशा यह है कि चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो मीडिया हो, चाहे दूसरी संवैधानिक संस्थाएं, उनकी जिम्मेदारी है और उन्हें हम याद दिलाते रहेंगे। ये याद दिलाना एक काम है हमारा पत्रकार का, कि आपको ये करना चाहिए। कोई देखे या न देखे, सुप्रीम कोर्ट सुमोटो ले या न ले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से बार बार कहना पड़ेगा। तो आज का ये जो प्रदर्शन था राजीव जी, निश्चित ही रूप से बहुत ही सफल प्रदर्शन रहा, और इसकी वजह से आज जो 4:30 बजे एक मीटिंग होने वाली थी, कांग्रेस की खड़गे जी लेने वाले थे अपने महासचिवों की और इंचार्जों की, वो पोस्टपोन कर दी, अब कल होगी, क्योंकि गिरफ्तारी फिर वापस संसद में आए, बिल्कुल टाइम नहीं था। लेकिन और अभी शाम को डिनर है, अभी सब इकट्ठा हो रहे हैं, डिनर है और इकट्ठा हो रहे हैं सब जी। इस डिनर की खास बात यह है कि अभी लोग कह रहे थे कि सब राहुल ने तो अभी दिया था, राहुल का डिनर था, उसमें खाली विपक्ष के नेता आए थे, 30 एक नेता थे करीब वहां। ये 300 सांसदों का है, जितने भी सांसद आज प्रदर्शन में शामिल थे, विपक्ष के जितने भी सांसद थे, सबका है ये ताज पैलेस में सरदार पटेल रोड पे। और ये एक बड़ा डिनर है जहां पे हर विपक्ष का सांसद मौजूद होगा, तो ये एक बहुत अच्छी बात है जी राजीव जी। तो इसमें विपक्ष का सांसद भी है और कांग्रेस के तमाम नेता हैं वहां पे, जो अलग अलग राज्यों। कांग्रेस तो होस्ट है, खैर कांग्रेस होस्ट है इसकी, कांग्रेस होस्ट कर रही है इसको, तो कांग्रेस के तो सारे के सारे हैं ही, और विपक्ष के सारे सांसद शामिल है, लोकसभा और राज्यसभा के। जी जी। तो ये डेवलपमेंट, ये इस वक्त ऑनगोइंग आप जो न्यूज है वो ये है कि कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अभी डिनर पार्टी होस्ट कर रहे हैं। उनके यहां तमाम विपक्षी दलों के सांसद और उनके अलावा कांग्रेस के अलग अलग राज्यों के जो कांग्रेस इकाई है उसके जो प्रमुख हैं, वो प्रमुख नेता वो पहुंचे हुए हैं दिल्ली में। इन लोगों की बैठक कल होगी जो आज होनी थी, क्योंकि ये एक लंबा खिंच गया प्रोटेस्ट, और इसमें इन लोगों की गिरफ्तारियां, हिरासत में लिए गए, ये सब कुछ आप लोगों ने देखा, और इसके कारण ये मीटिंग अब कल होगी। लेकिन आज चूंकि पहले से डिनर होस्ट करने की जो बात थी वो हो गई है और वो चल रही है अभी। उसे वहां से भी कुछ अगर निकल के आता है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई बाइट, तो हम आप तक जरूर रखेंगे। जल्दी से आना चाहता हूं डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास, और अब यहां से जरा दूसरी तरफ चलें। सड़क पर इंडिया, राहुल गांधी साफ साफ कह रहे हैं कि कुछ नहीं दूंगा, कोई शपथ नहीं, जो देना है दे दिया, अब आपका काम है आप निकाल लीजिए वहां से। पूरा पुलिंदा ले जाकर के वहां दे दिया है बेंगलुरु में चुनाव आयोग को। और खबर आप लोगों ने पढ़ ली होगी, बहुत कम जगह छपी है। खबर यह है कि इसकी जांच होगी, कर्नाटका सरकार इसकी जांच करवाएगी। जब प्रशांत टंडन जी के पास आऊंगा, प्रशांत जी इसके बारे में और बताएंगे। लेकिन सवाल यहां बहुत बड़ा यह है कि सड़क पे इंडिया, तो सत्ता पक्ष कहां? अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। राहुल गांधी ने आज बता दिया है कि इस लोकतंत्र में वे एक ऐसे दिए की तरह चमक रहे हैं, जल रहे हैं, जिसमें जान है, वो भी इतनी आंधी तूफानों के बीच में, जहां सत्ता के जितने औजार हैं, जितने उसके टैंक हैं, वो सब उनके सामने खड़े।
अभी आपने कांग्रेस पार्टी के एक्स हैंडल से पोस्टर दिखाया है जिसमें 3 टैंक सामने खड़े हुए हैं। उसमें बीजेपी है, इलेक्शन कमीशन है और तीसरा मीडिया। मुझे लग रहा है कि एक और इसमें टैंक होना चाहिए था। उस पर लिखा होता ईडी, सीबीआई, आईटी। एक और होना चाहिए था, उस पर लिखा होता व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, आईटी सेल। तो राहुल गांधी इतनी सारी ताकतों के सामने अकेले खड़े, लेकिन आज के इस प्रदर्शन से यह स्पष्ट हो गया कि वे अकेले नहीं। देश में बहुत बड़ी संख्या में साधारण लोग भी उनके साथ हैं। राजीव जी, आपने अगर सोशल मीडिया पर गौर किया होगा तो पूरे दिन एक्स पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर जिस तरह से इस प्रदर्शन को समर्थन मिला है, हाथों हाथ जनता ने लिया है। भले ही वे सब कांग्रेस कार्यकर्ता न रहे हो, आम लोग हैं जिन्हें अब ये दिखाई दे रहा है कि कुछ गलत हो रहा है। कुछ नहीं, बहुत कुछ गलत। अब एक बड़ी मजेदार बात आपने कही कि विपक्ष सड़क पर है। विपक्ष सड़क पर नहीं है, देश सड़क पर है, इसलिए विपक्ष को सड़क पर उतरना पड़ा। लोकतंत्र सड़क पर है और खतरे में, इसलिए विपक्ष सड़क पर। शकील साहब ने और आपने भी कहा कि जिन लोगों को विपक्ष नहीं दिखाई देता उनका क्या किया जा सकता है। अगर इसको थोड़ा सा डॉक्टरों की भाषा में, डॉक्टरी भाषा में कहा जाए तो जिन्हें अब भी विपक्ष नहीं दिखाई दे रहा, उन्हें किसी नेत्र विशेषज्ञ के पास जाने की जरूरत नहीं है, उन्हें मनोचिकित्सक के पास जाने की जरूरत है। ये आंखों का मामला नहीं है, ये दिमाग का मामला है। यहां से आगे का जो रास्ता है जो आप पूछ रहे हैं, वो रास्ता बीजेपी के लिए बहुत कांटों भरा होने वाला है, खास तौर से नरेंद्र मोदी। आमतौर पर इस तरह के कयास लगाए जाते हैं मीडिया में भी, मोदी मीडिया में खास तौर से अटकलें चलती रहती हैं कि जो गठबंधन है उसमें ही एकता नहीं है, सब साथ में नहीं है। कभी कोई इस तरफ चल देता है तो कोई दूसरी तरफ चल देता है, ये भानुमति का कुनबा है। लेकिन आज तो सारा विपक्ष वहां पर था। यहां तक कि जो आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन से बाहर हो चुका माना जा रहा है, ऐलानिया हो चुका है एक तरह से। आज तो वे भी थे, संजय सिंह तो बड़े बहुत कर्रे वाले नारे लगा रहे थे, वोट चोर वाले। टीएमसी के सांसद थे, पूरी पार्टी, सारे दल थे। तो ये जो विपक्षी दलों की एकता है, खास तौर से जिस मुद्दे पर वो अब अपील कर रहा है, लोगों को अब समझ में आ रहा है कि मुद्दा बहुत गंभीर है। इसलिए भी लोग समझ रहे हैं कि राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से सरकार जैसे रोकना चाहती है, जिस तरह हर 24 घंटे में दूसरा राज्य, तीसरा राज्य, चौथा राज्य उन्हें नोटिस जारी कर देता है। बिल्कुल साधारण नागरिक चेतना वाला मतदाता इस बात को समझ रहा है कि आयोग की ये जो जिद है कि वे शपथ पत्र दें, ये बेमानी। समाजवादी पार्टी के 18,000 शपथ पत्रों की बात आ चुकी, हम लोग कई बार दोहरा चुके, उस पर आज तक कुछ नहीं किया आयोग ने। और आयोग को बचाने के लिए जिस तरह आज भी संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी खड़े हो गए, रिजिजू जी खड़े हो गए और पूरी सरकार उनके लिए खड़े हो जाती, उससे साफ लगता है कि बहुत कुछ ऐसा चल रहा है जो आने वाले दिनों में हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा है। ये सब चलता रहे, मोदी शाह एंड कंपनी ये चाहते हैं, राहुल गांधी चाहते हैं ये सब न चले, लोकतंत्र हमारा पारदर्शी हो, सब कुछ साफ तरीके से हो। और अगर वो पारदर्शी होगा तो मोदी शाह के लिए भविष्य की चुनावी जीत खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए मैं आज की इस घटना को टर्निंग पॉइंट मानता हूं। राहुल गांधी, आपने सही कहा, शकील साहब ने भी कहा, वे तो वर्षों से सड़क पर है। भट्टा परसौल से अगर आप गिनना शुरू करें, बाइक पर बैठकर गए थे, तब से लेकर आज तक। एक अंतिम बात, आमतौर पर यह कहा जाता है कि विकल्प क्या है, तो राहुल गांधी ने साबित कर दिया कि वे विकल्प हैं। हम नहीं जानते चुनाव होते होते या जब भी आगे ऐसी चुनौती आएगी तो वे प्रधानमंत्री पद के दावेदार होंगे या नहीं होंगे, लेकिन आज की तारीख में नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी, अब ये ब्रांड की लड़ाई भी हो चुकी है। और उस लड़ाई में, उस संघर्ष में ब्रांड राहुल गांधी
लगातार आगे बढ़ता दिखाई देता है। जी ब्रांड राहुल गांधी सड़कों पे और उनके साथ साथ पूरा विपक्ष सड़कों पे। जल्दी से प्रशांत जी आपके पास आना चाहता हूं, फिर सुनील शुक्ला जी आपके पास आता हूं। प्रशांत जी, लेकिन मामला जो है वो कहां से उठा? 7 तारीख को राहुल गांधी का एक बहुत बड़ा खुलासा, उस खुलासे के बाद जो कुछ है सामने, और आज 10 तारीख को देखिए सिर्फ 3 दिन बीते हैं, आज 11 तारीख, चौथे दिन, और इसके बाद कल और परसों 2 दिन सुप्रीम कोर्ट में भी। कितना दबाव यहाँ पे है चुनाव आयोग के ऊपर? देखिए राजीव जी, पहले तो तस्वीरों की बात करते हैं जी। कि एक तस्वीर आपने दिखाई कि 84 और 83 वर्ष के शरद पवार और मल्लिकार्जुन खड़गे सड़क पर बैठे हुए हैं और धरने बैठे हुए हैं, हिरासत में हैं। दूसरी तस्वीर अखिलेश यादव बैरिकेड लांग रहे हैं, 3 बैरिकेड लांग रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी से सबसे ज्यादा एमपी लाने वाले, उसके बाद राहुल गांधी हिरासत में बस के अंदर से मीडिया से बात कर रहे हैं, और प्रियंका गांधी ये नारा लगा रही हैं कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। ये तस्वीरें एक बड़े आंदोलन को जन्म दे रही हैं, और ये देशव्यापी आंदोलन की बुनियाद आज दिल्ली में रख दी गई। और अब बारी जो है, नेताओं ने अपना काम कर दिया, सांसदों ने अपना काम कर दिया, अब बारी इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की कार्यकर्ताओं की है, जनता की है। नेता तो रहेंगे ही पीछे। तो आज यहाँ पे दिल्ली की सड़कों पे दिख गया। और राजीव जी, जब ऐसी तस्वीरें आती हैं पार्लियामेंट स्ट्रीट से, तो वो आहट देती है कि सत्ता परिवर्तन होने वाला है, वो आहट देती है कि बदलाव आएगा। तो ये तस्वीरें सब बदलाव की तस्वीरें हैं, और एक बड़ा आंदोलन की बुनियाद यहाँ से हमको दिखती है। इसमें तमाम सारी बातें, जो किसान हैं, जो बेरोजगार हैं, जो दलित पिछड़े हैं, जो माइनॉरिटीज़ के साथ, मुसलमानों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जिनके वोट कट रहे हैं 65 लाख लोगों के बिहार में, वो सब इसमें अब शामिल होंगे। जिन लोगों की नौकरियां जा रही वो सब शामिल होंगे इसमें। तो एक बड़े आंदोलन को हम देख रहे हैं। दूसरा एक संदेश जो आज की तस्वीरों से दिखता है वो ये कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, क्या नहीं कहता, आदेश देता है, सुझाव देता है चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग के ज्ञानेश कुमार क्या करते हैं, कितने फर्जी वोटर जुड़वा देते हैं, कैसे कैसे वो मैनिपुलेट करते हैं वोटर लिस्ट को, कैसे वो ऐसी वोटर लिस्ट को अपलोड करते हैं जो मशीन रीडेबल ना हो। इन सब चीजों से अब फर्क नहीं पड़ता। अब जो सड़क पे अगर 300 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और लगभग 60% इंडिया, और 60% में जो 40% है उनमें भी बहुत लोग मन से इधर होंगे। तो इतने बड़े पैमाने पर अगर लोग हैं यहाँ पे, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर्स कैसा काम कर रहे हैं, कैसा काम नहीं कर रहे हैं, ये अब मायने नहीं रखता। अब ये लड़ाई जो एक डर, एक चिंता थी तमाम लोगों को, पत्रकारों को, हम लोगों को और देश के तमाम लोगों को, कि देश के संविधान का क्या होगा, इस कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी क्या होगा, वो मताधिकार का क्या होगा। मुझे लगता है कि आज के इन तस्वीरों से ये भरोसा देश की जनता को आया है, मिलेगा और मिला है कि भारत का लोकतंत्र पे अगर खतरा आएगा तो उस खतरे से लड़ा भी मजबूती से जाएगा। ये संदेश आज पूरे देश में इन तस्वीरों से गया है। दूसरी बात जो आपने कही कि कर्नाटक में क्या आदेश हुआ। कर्नाटक में राहुल गांधी ने सुझाव दिया था कि कर्नाटक सरकार को इस पे जो महादेवपुरा का मामला था उस पे जांच करनी चाहिए। तो कर्नाटक सरकार ने कानून मंत्रालय को, अपने राज्य के कानून मंत्रालय को जांच सौंपी है,
लॉ डिपार्टमेंट को। लॉ डिपार्टमेंट, कानून विभाग अब इसकी विवेचना करेगा कि किस तरीके का एक्शन लिया जाए, और जब उनकी रिपोर्ट आएगी तब एक्शन होगा कि एफआईआर की जाए, स्थानीय अधिकारियों के खिलाफ की जाए, कि उस वक्त के चुनाव आयुक्त जो थे राजीव कुमार उनके खिलाफ की जाए, कि ज्ञान कुमार के खिलाफ की जाए। ये लॉ डिपार्टमेंट की जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद ये एक्शन होगा। लेकिन पहिया घूम चुका है और वो फॉर्मनेस दिखाई दे रही है, वो इरादा दिखाई दे रहा है कि जांच, यानी ये जो महादेवपुरा का हुआ उसमें राज्य सरकार आगे बढ़ेगी। एक बात मैं और साफ कर दूं कि जो भारतीय न्याय संहिता है BNS, उसके अंदर चुनाव में गड़बड़ी के अधिकार स्थानीय पुलिस को भी हैं। चैप्टर 9 के तहत कई सारे सेक्शन हैं जिसमें वो कर सकती है। तो ऐसा नहीं केवल चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट ही करेगा, वहाँ की पुलिस भी कुछ कर सकती है, काफी कुछ। तो देखना है कि कानून मंत्रालय वहाँ का क्या सिफारिश देता है, क्या सुझाव देता है, जिसके हिसाब से वो एक्ट करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। जब राहुल गांधी ने जो खुलासा किया था उसमें आप याद कीजिए कि एक नाम आया था शकुन रानी का, जिनके पास 2 वोटर कार्ड थे, और उसके बाद चुनाव आयोग ने कहा कि वो तो डिनाई कर रही हैं, उन्होंने 2 जगह वोट नहीं दिए, आप साबित करो। लेकिन अब 2 नहीं बल्कि 3 वोटर आईडी कार्ड का खुलासा हो चुका है। यानी शकुन रानी नाम के शख्स के पास, जो महिला हैं उनके पास एक नहीं बल्कि 3 वोटर आईडी कार्ड उनके नाम से है। उनके पास है या नहीं है, और उन्होंने वोट दिया नहीं दिया, उनके नाम पर किसी और ने वोट दे दिया। ये भी होता है कि आप वोट देने जाएं तब तक मालूम होता है कोई और वोट दे के चला गया। तो ये सारी चीजें, ये जो घोटाला है, 1 पर्सन 1 वोट की जो बात कर रहे हैं राहुल गांधी, एक वोटर 1 वोट दे, इसकी जो बात कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही से इस लोकतंत्र को मजबूत किया जा सकता है, और सबसे बड़ी घबराहट यहीं से इसकी शुरुआत होती है। सुनील शुक्ला जी, आपके पास आना चाहता हूं, जरा आपसे समझूं कि जो कुछ आज दिन भर हुआ उसको आप लोगों ने देखा, लेकिन अभी पिछले 1 सप्ताह से जो कुछ हो रहा है, और खासकर 7 तारीख के बाद से, उसको कैसे देखा जाए, और क्या यहां से नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार, इसके लिए डर की शुरुआत हो चुकी है? धन्यवाद राजीव जी। जो कुछ भी जो तौर तरीका अपनाया है विपक्ष ने और जिस मुद्दे को लेकर के उतरे हैं, वह आज की राजनीतिक जरूरत है। सड़क पर इनको उतरना ही था। अगर संसद में आपकी बात सुनी नहीं जाएगी, निर्वाचन आयोग आपके सवालों का जवाब नहीं देगा, सरकार कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं होगी, तो आखिर विपक्ष के पास विकल्प क्या बचता है? विपक्ष के पास सड़क पर उतरना और लोगों को अपनी बात को पहुंचाना, यही तो उसके पास विकल्प है। विपक्षी दलों ने अपने इस चुनाव के मुद्दे को लेकर के, SIR के मुद्दे को लेकर के निर्वाचन आयोग को कई बार संबोधित करने की कोशिश की। निर्वाचन आयोग ने उस पर ध्यान नहीं दिया। अब वो संसद से निकल करके करेंगे, ठीक है, हम निर्वाचन आयोग के कार्यालय तक जाएंगे। संसद भवन से कुल मिलाकर के दूरी निर्वाचन भवन की 500 मीटर की है, अधिक से अधिक। आप वहां भी उनको नहीं जाने दे रहे हैं। किरण रिजिजू साहब का यह जो उन्होंने एक तर्क दिया, यह मेरे जैसे व्यक्ति में के समझ में नहीं आया कि 300 लोगों को बैठाने की जगह उनके पास नहीं है। मतलब मैं भी निर्वाचन आयोग में गया हूं, और अगर 300 लोगों को बैठाने की जगह है तो नहीं है आपके पास, तो जो पूरे देश के लोगों को आप अपने निर्वाचन से जुड़े हुए लोगों को बुलाते रहते हैं, तो बैठाते कहाँ हैं? और अगर आप अपने कार्यालय में नहीं बैठा सकते हैं, तो एक नई जगह बता देते कि आप इस जगह पे आइए, बहुत बड़ा हाल है, विज्ञान भवन में आइए, वहां सबसे बात कर लेंगे। निर्वाचन आयोग के लिए तो कोई कठिन काम नहीं था। अगर आप मिलना चाहते हैं तो आप, भाई निर्वाचन आयोग कहता है कि ठीक है आप लोग आ रहे हैं, कोई बात नहीं, आप हमारे पास मत आइए, हमारे पास जगह नहीं है, आप 12 बजे विज्ञान भवन में आइए, और विज्ञान भवन से आप अलॉटमेंट करा लीजिए, सभी लोग पहुंचे, वहां बात कीजिए। अगर आपके पास बात करने का मन है तो। अगर आपको केवल इधर उधर की बात करनी है, चीजों को टालना है, तो ये अलग का सवाल है। तो रिजिजू साहब की बात मेरे समझ में नहीं आई कि आप 30 लोगों को उन्होंने बुलाया था, 300 लोग आप क्यों जा रहे हैं? अरे वो 3000 लोग जाए, आप उनकी संख्या पर सवाल क्यों पैदा कर सकते हैं? अब वो जा रहे हैं तो उनकी बात सुनी जाए, इस पे आपको बात करनी चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री के नाते, इस सरकार के मंत्री के नाते
आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप किसी भी संस्था से कहते हैं कि सांसद जा रहे हैं, आप इनकी बात को सुनिए। आप संसद में इसलिए बात नहीं करना चाहते कि निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधि कोई नहीं है जो आपके सवालों का जवाब दे। निर्वाचन आयोग आप इनको जाना नहीं देना चाहते क्योंकि 300 लोगों की बैठने की जगह वहां नहीं है, तो आखिर सांसद जाएंगे कहां? किससे बात करेंगे वो? आप सुनेंगे नहीं, आप अपने माध्यम से निर्वाचन आयोग को सुनाएंगे नहीं, और निर्वाचन आयोग को सीधे जाने की कोशिश करेगा विपक्ष, तो आप उनको जाने नहीं देंगे। और सवाल यह है, यह केवल विपक्ष का सवाल नहीं है। विपक्ष के लिए यह इतना बड़ा मुद्दा राहुल गांधी ने या विपक्ष के सही पार्टियों ने खड़ा किया। केवल अब ये राहुल गांधी तक मामला सीमित नहीं रह गया, सब उसमें शामिल हो गए। इसके अगुआ राहुल गांधी कि अगर जनादेश जो जनादेश है उस जनादेश के अनुकूल सरकार नहीं बन रही है तो फिर कौन सी सरकार बन रही है? जनादेश के खिलाफ अगर सरकार बनती है या ये जनादेश को मैनेज किया जाता है तो उस जनादेश को स्वीकार कैसे किया जा सकता है? इससे लोकतंत्र कहां मजबूत होता है? और जो सवाल पैदा होते हैं उन सवालों को जवाब नहीं देता। राहुल गांधी का कहना बिल्कुल सही है कि जो उन्होंने आंकड़े दिए हैं वो अपने घर से नहीं लाए, उनका कोई शोध नहीं है। जो आंकड़े हैं उन्हीं आंकड़ों का विश्लेषण, जो निर्वाचन आयोग के आंकड़े हैं उन्हीं आंकड़ों का विश्लेषण करके उन्होंने निर्वाचन आयोग के सामने और देश के सामने रख दिया। अब निर्वाचन आयोग को यह बताना है कि जो तथ्य निर्वाचन आयोग के हवाले से राहुल गांधी कर रहे हैं वो सही है गलत है। शपथ पूर्वक बयान तो निर्वाचन आयोग को करना चाहिए कि जो आंकड़े हमारे वेबसाइट से उठा करके राहुल गांधी दे रहे हैं वह आंकड़े दुरुस्त है कि नहीं है, ये शपथ पूर्वक बयान करना चाहिए निर्वाचन आयोग को। तो आप उस आदमी से मान जो 1 लाख डेटा निकाल करके उसका प्रिंट आउट निकाल करके आपको दे रहा है, ये कौन सा तर्क है? दूसरी चीज, अगर आप कहते हैं कि आपको कोई भी कार्रवाई करने के पहले शपथ पूर्वक कोई बयान दिया जाना चाहिए, चाहे जानकारी दी जानी चाहिए। निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन से जुड़े हुए 6 अधिकारियों को पश्चिम बंगाल में निलंबित किया। मैंने कभी अभी तक नहीं पढ़ा कि उन अधिकारियों के खिलाफ शपथ पूर्वक किससे जानकारी दी है निर्वाचन आयोग जी। वह निर्वाचन आयोग की अपने स्तर पर प्राप्त जानकारी है या किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा दी गई जानकारी है, दल विशेष के द्वारा जानकारी दी गई है, या निर्वाचन आयोग के जो अपने प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा जानकारी दी गई है? शपथ पूर्वक किसने बताया इसको? और अगर आप उन अधिकारियों के खिलाफ बिना शपथ पूर्वक दिए गए जानकारी के आधार पर स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई कर सकते हैं तो सदस्य लोकसभा में विपक्ष के नेता के द्वारा कही गई बात का आप संज्ञान क्यों नहीं ले सकते? और क्यों आपको नहीं लेना चाहिए? विपक्ष का नेता कोई सामान्य व्यक्ति तो है नहीं, क्यों नहीं लेंगे आप? और अगर निर्वाचन आयोग जो बातें राहुल गांधी ने उठाई या विपक्ष उठा रहा है कि आप हमको मतदाता सूची दीजिए और ऐसी मतदाता सूची दीजिए जो मशीन के द्वारा रीडेबल हो, राहुल गांधी का यह दावा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह केवल एक विधानसभा क्षेत्र का सवाल नहीं है, यह कई संसदीय क्षेत्रों का सवाल है, कई विधानसभा क्षेत्रों का सवाल है। और अगर हमको डेटा दे दिया जाए तो हम सब पढ़ के बता देंगे कहां कहां गड़बड़ियां हुई। ये सामान्य आरोप तो नहीं है। ये तो ये हुआ कि जो सरकार बनी है वह सामान्य जो चुनाव परिणाम आने चाहिए उसके आधार पर नहीं बनी। इस सरकार तो खुद आपको आगे बढ़ के कहना चाहिए कि नहीं, हमारी सरकार जनादेश के साथ बनी है। आप निर्वाचन आयोग पे लगने वाले आरोपों की सफाई क्यों दे रहे हैं? आपको तो यह दावा करना है कि नहीं, जो सरकार है उसके लिए जनादेश हमारे पास है, हमने कोई मैनेज नहीं किया और ये तथ्य आपके सामने है। और उसके लिए निर्वाचन आयोग से आपको अनुरोध करना चाहिए कि साहब आप देश की जनता के सामने सभी तथ्यों को रख दीजिए। यह चुप्पी किस बात के लिए? या आंकड़े सार्वजनिक न करने के लिए जो तौर तरीके ढूंढे जा रहे हैं, क्यों? उससे क्या हासिल होगा? क्या चुनाव की प्रक्रिया मजबूत हो जाएगी, लोकतंत्र मजबूत हो जाएगा, सरकार के प्रति लोगों की आस्था बढ़ जाएगी, विपक्ष के प्रति लोगों की नाराजगी हो जाएगी? क्या हासिल कर लेंगे आप? और अगर यह आवश्यक है तो निश्चित रूप से निर्वाचन आयोग को भी, सरकार को भी आगे बढ़ के बात करनी चाहिए। और अगर आप नहीं कहते हैं तो निश्चित रूप से सरकार के लिए चुनौती है, यह सामान्य बात नहीं है। और आज यही हम लोग आज का जो प्रदर्शन था, आप मतलब जिसको हम और आप गोदी मीडिया कर रहे हैं, लगभग सभी लोग दिखाने के लिए मजबूर थे। और अखिलेश यादव ने तो एक मीडिया चैनल को बात करने से मना कर दिया। बाकायदे वो वीडियो वायरल हो रहा, उन्होंने कहा कि नहीं मुझे पता है कि आप कहां से आते हैं। या अखिलेश यादव ने उनको कह दिया कि मुझे पता है कि आप कौन है और कहां से आते हैं, और उनके माइक को हटा दिया जब वो बैरिकेडिंग क्रॉस करके आए थे, तमाम संवाददाता उनसे बात करना चाह रहे हैं। तो
ये ऐसा विषय होगा जिसका देशव्यापी असर है। ये बिहार अब कल से संभवतः शुरू हो जाएगा बिहार में पदयात्रा, उसका नतीजा कल से नहीं 17 से पहले 10 से शुरू होने वाला था, 17 से जी। तो अब उसके बाद जो जन भागीदारी उसमें, क्योंकि वहां लोगों के मताधिकार सुरक्षित है या नहीं है, हम अब चुनाव की प्रक्रिया, सरकार बनाने की प्रक्रिया में भागीदारी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, ये सामान्य सवाल नहीं है। ये तो किसी को लगता होगा कि बड़ा सवाल सही, हर आदमी के अंदर इस बात को लेकर बेचैनी है। इस बात के लोग बेचैनी है कि जिस आधार पर हमेशा से वो मतदाता सूची में शामिल होते रहे हैं, उन आधारों को क्यों नहीं स्वीकार करने के लिए सरकार तैयार है। ये केवल बिल्कुल सही बात है कि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये लोगों को भारत के संविधान के द्वारा दिए गए जो अधिकार हैं उनके सुरक्षा का सवाल है। सवाल इस बात का भी है कि सरकार हमारे मतों से बनेगी या मैनेज करके बनेगी। सवाल ये भी है कि क्या पूरी की पूरी मतदान की प्रक्रिया को, निर्वाचन की प्रक्रिया को हाईजैक कर लिया जाएगा, या जो संविधान में व्यवस्था दी गई उसके अनुसार चुनाव कराया जाएगा। निर्वाचन आयोग अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगा या वह किसी दल विशेष या सत्तारूढ़ दल के प्रति केवल उसकी प्रतिबद्धता रहेगी। ये बड़े सवाल हैं और इन बड़े सवालों को विपक्ष ने लोगों के बीच पहुंचाने में सफल हुआ है। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। विपक्ष जो है बहुत सारे बड़े सवालों को जनता के बीच पहुंचाने में वो सफल हुआ है विपक्ष, और खासकर ये हिम्मत दी है राहुल गांधी ने। राहुल गांधी का जो विस्फोट है, वो विस्फोट, उसकी गूंज कहां तक सुनाई दे रही है, क्या गांव-गांव तक पहुंच रही है, ये बात जरा आना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आपके जरिए जरा समझना चाहता हूं कि जो कुछ अभी चल रहा है, एक तो होता है कि ठीक है दिल्ली संसद के बगल में निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग, वहां पे आप गए और इसमें डिटेन हो गए, थोड़ा दिख गए, खत्म हो गया किस्सा। क्या इसे यहीं तक माना जाए, ये बात पहुंच चुकी है, फैल चुकी है, फैल रही है? धन्यवाद राजीव जी। राहुल गांधी के नेतृत्व में आज एक बात तय हो गई है कि इंडिया गठबंधन के तमाम दल ये बात मानते हैं कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ही इंडिया गठबंधन की अगुवा है और उसका कोई भी सब उसके अनुयायी हैं, ये बात स्पष्ट हो गई। एक और बात कि ये सारी लड़ाई वोटों की चोरी के खिलाफ है। लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार वोट होता है, तो ये बात तय हुई है कि वोट जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा हथियार है, उसकी चोरी के खिलाफ ये आंदोलन हुआ है। कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल ने आज ये कहा कि ये जो एक्शन था हिरासत में लेने का और कई सांसदों को हिरासत में लिया गया, ये निश्चित रूप से लोकतंत्र को कुचलने का अभियान है और ये लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है। अब बीजेपी कुछ भी कहे कि हम ये आंदोलन एंटी डेमोक्रेटिक है, किरण रिजिजू साहब कुछ भी कहते रहे कि इतने लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, अरे भाई प्रगति मैदान में इतना बड़ा पंडाल बनाया आपने, वहां बुला लेते सब लोगों को। और 300 लोगों से, वो 300 लोग साधारण लोग नहीं है, वो 300 लोग करोड़ों लोगों के प्रतिनिधि हैं, आधी आबादी के प्रतिनिधि हैं, इसलिए उनके साथ बातचीत करने के लिए चुनाव आयोग को सामने आना था। मुझे अचरज होता है, शंका चुनाव आयोग पे होती है, मिर्ची बीजेपी के नेताओं को लगती है, वे कहते हैं ये एंटी डेमोक्रेटिक है। अरे भाई, आंदोलन करना कब से एंटी डेमोक्रेटिक हो गया? और जो सबसे गंभीर बात मुझे लगी वो खड़गे साहब की लगी। उन्होंने कहा कि जब 300 सांसद बाहर हैं तब सदन में बिल पास हो रहे हैं, तो ये और भी अलोकतांत्रिक कार्य है जो किया जा रहा है। यह मामला वोट चोरी को लेकर है, ये बात तो 100% है और लोग ये बात समझ चुके हैं कि वोटों की चोरी कैसे की जाती है, चुनाव आयोग की मदद से होती है। और राहुल गांधी से जो बातें कही गई, राहुल गांधी ने जिस तरीके से बात कही कि मैं एफिडेविट नहीं दूंगा क्योंकि चुनाव आयोग के ही सारे दस्तावेज है, चुनाव आयोग जब खुद देख सकता है तो नहीं देख रहा। तो मुझे लगता है कि आज का ये आंदोलन लोकतंत्र की रक्षा का प्रतीक बन जाएगा। इस आंदोलन को आगे भी याद रखा जाएगा और इस आंदोलन के बाद अब वर्तमान सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां तैयार हो गई हैं। बड़ी चुनौतियां ये कि वो ये नहीं कर सकते कि हम ये विपक्ष जो है गैर जिम्मेदार है, क्योंकि विपक्ष ने बता दिया कि हम जिम्मेदार हैं, हम वोटों की चोरी रोकने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार वोटों की चोरी करना चाहती है। सत्तारूढ़ पार्टी
वोटों की चोरी करना चाहती है और चुनाव आयोग इसमें भागीदारी निभा रहा है। एक बात और हुई, चुनाव आयोग पर अब इतना दबाव बनाए कि वो बेईमानी करने के पहले सोचेगा। उसे पता है कि चुनाव आयोग के अल्लाह ताला केवल 2.5 नेता नहीं है, और नेता लोग भी हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं, एक सांसद। और एक सबसे बड़ी बात यह हुई कि इस आंदोलन से आम मतदाता जागरूक हुआ, उसे अपने वोटों के अधिकार के बारे में पता चला। कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि वोट चोरी इस तरह हो सकती है जिस तरह के आरोप लगे। तो ये बात साफ हुई। अब जो बीजेपी के सहयोगी दल बनते हैं, या जेडीयू हो या टीडीपी हो, वे भी मुश्किलों में आ गए। तो कुल मिलाकर कांग्रेस ने एक अपनी अलग छाप छोड़ी है, खासकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे जी ने, और ये बता दिया है कि जब तक संविधान रहेगा कांग्रेस लड़ती रहेगी। कांग्रेस संविधान के साथ है, संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस और इंडिया अलायंस के दल जुटते रहेंगे। तो ये कुल मिला के देश के लिए, लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। और जब लोकतंत्र के लिए और इंडिया गठबंधन के लिए अच्छी बात है, तो आप समझ सकते हैं सत्तारूढ़ पार्टी के लिए, चुनाव आयोग के लिए और सरकार के लिए ये क्या स्थिति होगी। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। अमलेंदु जी, दिन भर से आप कवर कर रहे हैं इस पूरे मसले को, पूरे घटनाक्रम को, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए राजीव जी, आज संसद से सड़क तक संग्राम रहा, इसको यही कहा जा सकता है। और आज से एक नए जन आंदोलन की शुरुआत कही जा सकती है। इस सरकार की अब चूलें जो है वो हिल गई, क्योंकि अब ये संदेश आम जनता में चला गया, अच्छे तरीके से चला गया कि ये सरकार चोरी के वोटों से बनी हुई है और नरेंद्र मोदी चोरी के वोट से प्रधानमंत्री बने हुए हैं। और इसलिए विपक्ष का सामना ना संसद में कर पा रहे हैं और ना सड़क पर कर पा रहे हैं। आखिर संसद पर राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों को गिरफ्तार करने की आवश्यकता आपको रोकना क्या चाहूंगा। ये तस्वीरें जो हैं अमलेंदु जी, ये तस्वीरें वहां की होटल ताज की, जहां डिनर पार्टी होस्ट की गई है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से, और यहां डिम्पल यादव पहुंची हैं, तमाम नेता यहां पहुंच रहे हैं। और एक देखिए, सप्ताह भर के अंदर एक बड़ी मीटिंग, बड़ा जमावड़ा यहां भी, और वो भी डिनर डिप्लोमेसी या डिनर पॉलिटिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। और ये यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ से भी बहुत सारी तस्वीरें निकल के आएंगी, बहुत सारी बातें निकल के आएंगी। अमलेंदु जी। बिल्कुल राजीव जी, ये सिर्फ डिनर डिप्लोमेसी नहीं है, बल्कि सरकार की विदाई की डिप्लोमेसी भी है। ये सरकार विदा होनी है और जल्दी विदा होनी है, इसकी तैयारियां हैं। क्योंकि जनता भी समझ चुकी है कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो चोरों के मतलब चोरी के वोटों से बनी हुई है। और नरेंद्र मोदी को चोरी के वोटों के बावजूद जो है वो बहुमत हासिल नहीं है। तो अगर चोरी के वोटों से भी बहुमत हासिल नहीं हुआ तो इसका मतलब नरेंद्र मोदी बहुत कमजोर है और भारतीय जनता पार्टी बहुत कमजोर स्थिति में। राजीव जी, बीजेपी के अंदर भी संघर्ष पड़ेगा, लेकिन आज के बाद जनता को ये भरोसा हो गया कि उसके हितों की रक्षा करने के लिए विपक्ष संसद से लेकर सड़क तक मौजूद है और जो भी जिम्मेदारी होनी चाहिए उसकी निभाने के लिए एकदम तैयार है। राहुल गांधी ने आज जिस तरीके से इस आंदोलन का मार्च किया और सबसे आगे बढ़कर अखिलेश यादव ने जिस तरीके से बैरिकेडिंग जो पार किए, ये जो लंबी छलांग है अखिलेश यादव की, राजीव जी, ये लंबी छलांग से बैरिकेड पार करने की नहीं है, बल्कि सरकार को एक लंबी चुनौती भी है कि तुमसे आर पार की लड़ाई करने के लिए विपक्ष अब तैयार है और तुमको जाना ही होगा। चोरी के वोटों से आप लंबे समय तक अब नहीं रह सकते। और चुनाव आयोग को भी संदेश दे दिया कि आप भारतीय जनता पार्टी के जो पिट्ठू बने हुए हैं, उसके दलाल बने हुए हैं, आपको संवैधानिक संस्था की तरीके से ही काम करना पड़ेगा। ये भी साफ संदेश आज चुनाव आयोग को दे दिया। और अगर अभी भी चुनाव आयोग नहीं सुधरता राजीव जी, तो ये आंदोलन अभी तो दिल्ली की सड़कों पर दिखा है, अब ये देश भर की सड़कों पर दिखाई देगा। इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं और मुझे लगता है कि आज की जो डिनर डिप्लोमेसी है ये भी इसी की तैयारी है कि सड़कों पे अब ये आंदोलन दिखाई पड़ना चाहिए, ताकि चुनाव आयोग नमस्ते करके कहे कि हाँ हम गलत थे और अपनी गलती स्वीकार करते हैं। और अगर नहीं स्वीकार करते हैं तो वो सारे संवैधानिक रास्ते अपनाए जाएं, जिससे चुनाव आयोग को बाध्य किया जाए कि वो अपनी गलतियां स्वीकार करे, जो वोटों की चोरी हुई है उसको स्वीकार करे और ये बताए खुले तौर पर कि नरेंद्र मोदी 2024 में जनता के वोटों से प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। जी
2024 चुनाव बीत चुका है। 2024 जून का महीना, आप याद कीजिए 4 जून को रिजल्ट, और उस दिन नरेंद्र मोदी की पार्टी को 240 सीटें आई थीं। उसके बाद बहुत मशक्क़त के बाद सरकार उनकी बन गई, लेकिन अब उनकी सरकार पे ही आँच है और तलवार लटकी हुई है। कब सरकार गिर जाए पता नहीं। ये तय मानिए कि जिस दिन नज़रें इनायत हो गई 2 बैसाखियों की, तो फिर इधर से उधर हो सकता है। लेकिन आना चाहता हूँ एक बार फिर शकील जी आपके पास। शकील जी, क्या कुछ खबरें आ रही हैं उधर से? तस्वीरें बहुत अच्छी आ रही हैं। प्रियंका गांधी पहुंच गई, डिम्पल यादव पहुंच गई, फिर उसके बाद जया बच्चन पहुंची। ये तमाम तस्वीरें आ रही थीं, अभी हम लोग दिखा भी रहे थे। ये देखिए कनिमोजी पहुंची हुई हैं, तो सब पहुंच रहे हैं। और यहाँ डिनर ही है या कुछ और है? मीटिंग भी है? डिनर तो आपको मालूम है कि नेता लोग कम ही करते हैं, बातें ज्यादा करते हैं। तो मुख्यतः तो यही है कि अब इस आंदोलन को और व्यापक कैसे बनाया जाए। देखिए, कांग्रेस ने इस डिनर से पहले जो आज 4:30 बजे इंदिरा भवन जो मुख्यालय है वहां जो मीटिंग रखी थी, वो इसीलिए रखी थी। वो मीटिंग थी जनरल सेक्रेटरीज और इंचार्जों की, कि वो सारे के सारे अपने राज्यों में इस आंदोलन को फैलाएं, आगे बढ़ाएं। देखिए, ये आंदोलन की शुरुआत या जो चर्चा है, जो बात है, उसकी शुरुआत 7 अगस्त से हुई। एक ट्वीट राहुल गांधी ने अभी किया है, उसको जरा देख लेते हैं क्या कुछ लिख रहे हैं। और ये देखिए, ट्वीट में लिख रहे हैं कि वोट चोरी के खिलाफ अभियान अब एक विशाल जन आंदोलन बन चुका है। पिछले 24 घंटे में 15 लाख प्लस समर्थन सर्टिफिकेट डाउनलोड, 15 लाख से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड किए और 10 लाख प्लस मिस्ड कॉल मिले। ये है आज हिंदुस्तान के लोकतंत्र की सच्ची तस्वीर, सच्चाई की दबी हुई आवाज़ें जो हमारे अभियान के जरिए बुलंद होकर सामने आ रही हैं। votechori.in/EC डिमांड पर जाएं या 9650003420 पर मिस्ड कॉल दें। वोट चोरी का एक भी मामला छूटने ना पाए। अपना समर्थन बरकरार रखें और ये संदेश जन जन तक फैलाएं। आइए मिलकर लोकतंत्र बचाएं। ये राहुल गांधी यहाँ लिख रहे हैं और यहाँ बता रहे हैं कि पिछले 24 घंटे में 15 लाख से ज़्यादा लोगों ने समर्थन का सर्टिफिकेट, यानी राहुल गांधी को समर्थन दे रहे हैं, उसका सर्टिफिकेट इन्होंने डाउनलोड कर लिया है और 10 लाख से ज्यादा मिस्ड कॉल मिले हैं राहुल गांधी को। इससे समझ में आता है कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र को जिंदा रखने की मुहिम में राहुल गांधी के साथ सिर्फ 24 घंटे में इतने लोग अगर जुड़ गए तो कितने जुड़ सकते हैं, कितनों तक अभी ये बात पहुंची नहीं है। पहुंचने के बाद और भी बहुत कुछ हो सकता है। शकील जी, जरा इस पे भी आपका कमेंट और आगे अपनी बात आप रख रहे थे। इस बीच तस्वीर देखिए, शरद पवार भी पहुंच चुके हैं इस डिनर पार्टी में। राजीव जी, बहुत सही और टाइमली राहुल गांधी का ये मैसेज आया है। इसी की जरूरत थी। हम जो बता रहे थे कि शुरुआत कब हुई, 7 अगस्त को, जब राहुल गांधी ने अपने वादे के मुताबिक एटम बम फोड़ दिया। और उस दिन राहुल गांधी ने कहा क्या? उस दिन राहुल गांधी ने कहा कि मैं ये जनता और युवाओं को जगाने के लिए कर रहा हूं। उन्होंने किसी से अपेक्षा नहीं की, किसी से उम्मीद नहीं की, सिर्फ जनता और युवा। और आज वो यही कह रहे हैं अपने ट्वीट के जरिए कि लोग साथ आ रहे हैं और इसे एक बड़ा जन आंदोलन बनाने की जरूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है। वीडियो डाउन हो गया शकील जी का। बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ बता रहे थे। दोबारा आते हैं इनके पास, लेकिन जल्दी से चलते हैं डॉक्टर राकेश पाठक जी के पास चलेंगे। और इस बीच ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, और ये तस्वीरें जो हैं ये इधर शरद पवार को देखिए आप, 84 साल उम्र है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि शरद पवार और तमाम नेता बड़े जोश के साथ, यहाँ पर कोई भी उनके पीछे सुप्रिया सुले दिखाई दे रही हैं, और ये तमाम नेता जो हैं वो पहुँच रहे हैं इस डिनर पार्टी में। और यहाँ ये
इस डिनर पे, रात्रि भोज पे आप समझ सकते हैं कि अगर तमाम नेता मिल रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, एक पार्टी अभी से कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने दी थी, 7 तारीख को ही दिन में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने एक्सपोज किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के क्रियाकलापों को, और उसके बाद यहां पर आज दूसरी पार्टी, ठीक चौथे दिन दूसरी पार्टी और सोनिया गांधी और तमाम नेता पहुंचे हैं, और सारी तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। जो नेता पहुंच रहे हैं उनकी तस्वीरें ये देखिए, सोनिया गांधी पहुंच गई। शकील जी, अभी वीडियो डाउन हो गया था लेकिन लौट आए हैं आप। ये देखिए अब सोनिया गांधी भी पहुंच रही हैं, पहुंच चुकी हैं ऑलरेडी। तो तमाम एक मीटिंग, एक बड़ी मीटिंग यहां होती हुई यहां पे हम लोग देखेंगे, और डिनर पे जब बातें होती हैं तो बहुत दूर तक जाती हैं, बहुत दिल की बात गहराइयों तक पहुंच जाती हैं। शकील जी। जी राजीव जी, तो ये जो है अब इस आंदोलन को व्यापक कैसे बनाया जाए, पूरे देश में कैसे पहुंचाया जाए, इसी के लिए इस डिनर से पहले आज 4:30 बजे जनरल सेक्रेटरीज और इंचार्जों की मीटिंग कांग्रेस अध्यक्ष ने बुलाई थी। उसमें राहुल गांधी को भी आना था और बाकी सेक्रेटरी इंचार्ज आना था। उसी में यह तय होना था कि अब इस आंदोलन को जनता का आंदोलन बनाना है। खैर वो आज नहीं हो पाई समयाभाव के कारण, अब वो कल होगी वो मीटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राहुल गांधी जो है अब इस बात को जनता तक पहुंचाने के लिए ही सारा काम कर रहे हैं। उनका प्रमुख उद्देश्य जनता और युवा, जो राहुल गांधी कर रहे हैं उसको सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे विपक्ष का समर्थन है। अब वो सवाल खत्म हो गया है कांग्रेस के अंदर भी और विपक्ष के अंदर भी कि राहुल गांधी नेता है या नहीं है, नेतृत्व करेगा या नहीं करेगा। अब सबने मान लिया है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपने आप को साबित कर दिया है। वो खासतौर से 7 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अब कोई सवाल नहीं है। जैसा कि हमने बताया, शशि थरूर का आज आना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले भी वो समर्थन दे चुके थे और आज वो साथ में आके खड़े हुए, राहुल की तारीफ करी, इलेक्शन कमीशन पर संजय सिंह, टीएमसी, शरद पवार पे भी सवाल करे जाते हैं। लोग शरद पवार पे भी सवाल करते हैं। शरद पवार, उनकी जो तबीयत है थोड़ी सी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वो डिनर में आए। तो अब जो है ये सारा के सारी चीजें जो है बहुत ही नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल बनती चली जा रही हैं, क्योंकि चुनाव आयोग को जो करना था चुनाव आयोग ने कर लिया, लेकिन राहुल गांधी का जोर अब इस बात पे है कि जो जनता है उसको ये बात समझ में आ जाए कि अगर उसका वोट चोरी हो गया, अगर उसके वोट का अधिकार चला गया, राहुल ने आज ये बात कही कि एक व्यक्ति एक वोट था सिद्धांत हमारा, लेकिन अब एक व्यक्ति कई वोट हो गया है, और अगर वोट आपके पास नहीं रहा तो कल कोई आपको पूछने वाला नहीं है। देखिए 11 साल में नरेंद्र मोदी ने यही किया कि जनता को एक नशे में रखा। वो हिंदू मुसलमान के नशे में, उसको न अपने वोट की फिक्र थी न किसी बात की फिक्र थी। राहुल गांधी को वो नशा ही तोड़ना था और राहुल गांधी ने उस नशे को तोड़ दिया। अब जनता के बीच ये सवाल जाने लगा कि अगर मेरा वोट ही नहीं रहेगा तो मैं तो फिर प्रजा बन जाऊंगा, मतदाता से प्रजा बन जाएगा वो, जिसका कोई सरकार चलाने में कोई उद्देश्य नहीं रहेगा। अभी जैसा आपने बताया कि संविधान में इसकी व्यवस्था है, तो संविधान में ये नेहरू ने कराया था। संविधान सभा की बैठकों में से बहुत बड़ी बहस हुई थी और कई लोगों ने कहा था कि जो अशिक्षित है उनको नहीं मिलना चाहिए, और नेहरू ने बहुत गुस्से में कहा था कि इन अशिक्षितों ने ही तो आजादी की लड़ाई लड़ी है। जो बड़े बड़े लोग थे वो तो इससे दूर रहे, आरएसएस भी दूर रहा, सबको मालूम है इससे, बीजेपी का जो मातृ संगठन है, और गरीब लोग, पिछड़े लोग, कमजोर लोग वो सबसे आगे बढ़ के आए। तो वोट जो है उनका सबसे बड़ा अधिकार है और उसी अधिकार को लेने की बात हो रही है। नेहरू की ये लड़ाई जो है आज राहुल गांधी लड़ रहे हैं, और बात नेहरू की होती है तो कुछ बातें याद आ जाती हैं। तो ये परिवार को सबसे ज्यादा तो प्रॉब्लम मोदी जी को परिवार से है, बीजेपी को, आरएसएस को परिवार से, क्योंकि वो जानते हैं कि सबसे बड़ी ताकत अगर कोई है इस देश में तो परिवार ही है। तो इसी तरह का आंदोलन में आज आपने बताया 2 महिला नेता जो है, एक मिताली टीएमसी की और संजना जाटव कांग्रेस की, तबीयत खराब हुई। स्वरूप रानी जो नेहरू जी की मां थी, मोतीलाल नेहरू की पत्नी थी, उन्होंने भी आंदोलन किया और अंग्रेजों की लाठियां खाई थी।
वो भी घायल हुई थी। नेहरू की पत्नी कमला जी, उन्होंने भी आंदोलन भाग लिया। उसके बाद सारा परिवार, ये जो है सोनिया गांधी और फिर इसके बाद प्रियंका गांधी, तो महिलाओं पे बात हमें याद आई कि सारा का सारा परिवार इन सब चीजों को लेके लड़ता रहा है। और ये बात अब जनता को समझ में आना चाहिए कि अगर वो नहीं लड़ी, वो नहीं खड़ी हुई, तो उसका वोट कोई और डाल के आएगा, और अगर उसका वोट उसके हाथ से चला गया तो वो प्रजा बन के रह जाएगी। जी। डॉक्टर राकेश पाठक जी, क्या आपको लगता है कि ये मामला अब बहुत दूर तक जा चुका है? आपको लगता है ऐसा, या अभी बहुत काम बाकी है? राजीव जी, काम तो जमीन पर बहुत बाकी है, लेकिन मैं पहले एक दूसरी बात कहना चाहता हूं। हमारे देहाती जीवन में एक हवा नाम की चीज होती है, आज तक किसी ने उसे देखा नहीं। बचपन में बच्चों को बड़े बूढ़े डरा देते कि उधर मत जाना, वहां पर हवा रहता, उठा ले जाए। फिर मोहल्ले का एक थोड़ा शैतान और जाबाज बच्चा होता है, वो छाती ठोक कर जाता है उस अंधेरे कोने तक, बरगद और नीम के झुरमुट तक, और लौट कर आकर कहता है हवा कुछ नहीं होता, चलो मेरे साथ। नरेंद्र मोदी नाम के हवा को खत्म कर दिया राहुल गांधी। राहुल गांधी ने बता दिया कि नरेंद्र मोदी नाम का जो हवा बनाया गया था, जो खौफ पैदा किया गया था कि अजय अपराजय राजनेता है, वो डर जनता के बीच तक पहुंच गया था कि नरेंद्र मोदी का तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, इनको चुनाव में नहीं हराया जा सकता। राहुल गांधी ने वो डर खत्म कर दिया है। पिछली बार उन्होंने कहा था कि ये गुब्बारा है मीडिया का फैलाया हुआ, दम नहीं है, ऐसे हाथ हिलाकर कहा था। आज की तारीख में सड़क पर जो लड़ाई राहुल गांधी ने लड़ी है, वो उसी हवा को खत्म करने की एक निर्णायक पहलकदमी। इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण बात हुई। आजाद भारत में, आप वरिष्ठ लोग हैं, बताएंगे, कम से कम मैं नहीं जानता कि देश के किसी प्रधानमंत्री को इस तरह सड़कों पर कायर कहा गया। बड़े बड़े नेताओं ने कायर कहा, इस तरह नारे लगाए गए। ये कायरता बहुत बड़ा दाग है। भारत जैसे महादेश के प्रधानमंत्री का इतने प्रचंड बहुमत से 3 बार प्रधानमंत्री बने व्यक्ति का कायर कहा जाना न केवल उसके लिए बल्कि देश के लिए भी चिंता का सबब। हमारे प्रधानमंत्री को कायर नहीं होना चाहिए, चाहे उसका नाम भले ही नरेंद्र मोदी हो। और अगर उनकी कायरता बार बार सतह पर आ रही है, लोगों को दिख रहा, तो इसकी कहीं बहुत गहरी वजह है। मोदी को डर यही है कि अब लोगों ने उनसे डरना बंद कर दिया है। अंतिम बात जो आपने कहा कि अभी और काम की जरूरत, निश्चित तौर पर ऐसे जन आंदोलनों को सिर्फ नेताओं के आंदोलन से निकालकर कार्यकर्ताओं तक ही नहीं बल्कि जनता का आंदोलन बनाना पड़ेगा। कल कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे देश में प्रदर्शन करेंगे, शायद उनका 13 तारीख का निर्धारित है। सभी राज्य इकाइयों में कल स्क्रीनिंग होगी राहुल गांधी की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे रहे, इससे काम नहीं चलेगा। जनता को समझना पड़ेगा कि उसके वोट के अधिकार पर कोई कुंडली मारकर बैठ रहा है, कोई उसे डस रहा है उसके मताधिकार को, इसलिए उसको ही सड़क पर उतरना है। और मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं, राहुल गांधी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है, इनफ, पर्याप्त से ज्यादा उन्होंने अपना फर्ज अदा कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने और विपक्ष के तमाम दलों ने भी अपनी जिम्मेदारी निभा दी है। अब ये जनता की जिम्मेदारी है कि वो अपने हक के लिए कब सड़क पर उतरती है। और ऐसा भी नहीं है कि हमारी जनता हमेशा हाइबरनेशन में रहती है, मेढक की तरह हमेशा सुसुप्तावस्था में रहती है। मेढक भी 6 महीने बाद बाहर आ जाता है हाइबरनेशन से। इससे पहले भी हमने देखा है, अन्ना हजारे के एक नकली आंदोलन में जनता सड़कों पर उतर आई थी। भले उसके पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था, उसके कार्यकर्ता थे, उसका नेटवर्क था, लेकिन फिर भी जनता थी। रामदेव के साथ जनता आकर खड़ी हो गई, जबकि वे सारे आंदोलन फेक नैरेटिव पर चले थे। ये तो असली मुद्दा है, इसको किसे समझाना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जनता भी समझ रही है
राहुल गांधी ने अभी जो इत्तला दी है कि 15 लाख फॉर्म डाउनलोड किए गए, 10 लाख टेलीफोन कॉल किए गए, ये बड़ा आंकड़ा है और ये सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आंकड़ा नहीं होगा। अगर कांग्रेस के ही पूरे कार्यकर्ता इतने मिस्ड कॉल दे देंगे तो करोड़ों में पहुंच जाएगा। तो मैं अभी इसका शुरुआत मानता हूं, लड़ाई लंबी है, रुकना नहीं होगा, इन्हें ठहरना नहीं होगा, लोकतंत्र को, संविधान को बचाना है, तो आखिरी मोर्चे तक लड़ना। जी प्रशांत जी, आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, आज जो हुआ है और ये अगर तेवर विपक्ष का बना रहता है अगले कुछ दिनों तक भी, तो आप ये समझ लीजिए कि बिहार का SIR भी ठीक होगा, जिन लोगों के नाम कटे उनके नाम जुड़ेंगे, और चुनाव आयोग की हेकड़ी जो है, जो ना सुप्रीम कोर्ट की सुन रहा है ना पॉलिटिकल पार्टी सुन रहा है, वो उस हेकड़ी में कमी आएगी। दूसरा एक जो काम हुआ है कि किसी भी कीमत पर बिहार को जीतने की जिद जो मोदी और अमित शाह की थी, वो जिद महंगी पड़ रही है। उस जिद ने पूरे एक आंदोलन को जन्म दे दिया और ये आंदोलन केवल यहाँ तक रुकने वाला नहीं है। बहुत से लोग जो है वो प्रताड़ित हैं अलग अलग कारणों से। किसी की तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, किसी को मनरेगा का पैसा रुका हुआ है, किसी के पेपर लीक हो रहे हैं, किसी को नौकरी से निकाला जा रहा है। ये तमाम सारी जो समस्याएं हैं, किसानों की MSP के सवाल है, तमाम समस्याएं, वो सब लोग गुस्से में कहीं ना कहीं पुलिस से पिटते रहते हैं। बिहार में तो ये बहुत आम है। बेरोजगारी के मामले पर, पेपर लीक के मामले पर कितना पुलिस ने जो है बर्बरता पूर्वक छात्रों को पीटा है। वो सब गुस्सा अब जो है एक डायरेक्शन में जुड़ जाएगा। अगर ये आंदोलन चलता है तो ये बहुत व्यापक आंदोलन होगा और ये इस दिशा में अगर चल रहा है तो जी बिल्कुल। सुनील शुक्ला जी क्या कहेंगे इस पे? सुनील जी, क्या आपको भी लगता है कि अब ये एक डायरेक्शन जो मिलना चाहिए वो मिल चुका है, एक दिशा मिल चुकी है? भागीदारी इसमें है, ये ठीक है कि इसकी आवश्यकता और है। जो सरकार की बेचैनी इसीलिए है कि राहुल गांधी के द्वारा उठाया गया मुद्दा है, वो लोगों के बीच में जा रहा है। अगर ये लोग इसको स्वीकार नहीं कर रहे होते तो सरकार की कान पर जो नहीं देखती। लोगों की जो प्रतिकार हो रहे हैं, जो अभी राहुल गांधी का आपने दिखाया, जिसमें वो कह रहा है कि 15 लाख लोगों ने वो सर्टिफिकेट डाउनलोड किया है। सोशल मीडिया पर आप देखिए भरा पड़ा है, तमाम लोग उस सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर रहे हैं और अपने अपने सोशल मीडिया पर उसको पोस्ट कर रहे हैं। ये स्थिति बनी हुई है। आप सार्वजनिक स्थानों पर, विभिन्न जगहों पर लोगों के बीच में बैठ करके आप बात कीजिए। ये एक ऐसा विषय है जो लोगों को द्वेलित किए हुए कि आखिर क्या हो रहा है। और यह बात इसलिए भी लोगों के मन में गंभीर होती जा रही है कि जो आरोप लग रहे हैं उन आरोपों की सफाई क्यों नहीं आ रही है। अगर जो निर्वाचन आयोग के ऊपर राहुल गांधी का आरोप है, विपक्ष का आरोप है, उसका सीधा लाभार्थी तो भारतीय जनता पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के ऊपर को टारगेट करने के बजाय ये बताओ कि नहीं हमारा तो जन समर्थन था, हमारे साथ लोग थे, वो कहे कि ये जो नाम काटे गए हैं, नाम जोड़े गए हैं, उनमें कोई भूमिका नहीं थी। क्योंकि ये भी सवाल है कि देखा जाना चाहिए कि जो नाम हटाए गए उनके लिए किसने आवेदन पत्र दिया था, जो नाम जोड़े गए उनके लिए किसने आवेदन पत्र दिया था। ये बड़ा सवाल हो गया। अब इन्हीं आरोपों के पृष्ठभूमि में यह सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो CCTV कैमरा फुटेज है वो 45 दिन बाद आप खत्म को कर देंगे। इससे वो कितनी बड़ी जगह ले लेगा वो CCTV फुटेज आपके लिए? एक छोटी सी डिबिया में पूरा का पूरा फुटेज आप रख देंगे। कोई रामलीला मैदान चाहिए क्या उसको रखने के लिए? क्या 45 दिन में उसको खत्म करना चाहते हैं? तो आप जो तर्क दे रहा है निर्वाचन आयोग वो किसी गले नहीं उतरता। तो तथ्यों को न बताना, ऐसे नियम कानून बना देना जिससे कि पारदर्शिता में कमी आवे, ऐसे तर्क देना कि आप जो अभिलेख हैं उन अभिलेखों को आपको शेयर न करना पड़े, तो स्वाभाविक सी बात है कि लोगों के मन में नाराजगी पैदा होगी। आप बिहार में उतर के देखिए, बिहार में लोगों के मन में क्यों नहीं नाराजगी है? आप बात कर रहे थे, आपने नैरेटिव क्या बनाया बिहार में SIR चलाने के लिए?
कि जो घुसपैठिए हैं उनको हटाने के लिए यह SIR चलाया जा रहा है, और आपने एक भी घुसपैठिए का नाम नहीं लिया। जो लोग SIR का पक्ष, अमित शाह ने क्या बयान दिया बिहार में जाके कि लालू यादव कांग्रेस चाहती है कि जो घुसपैठिए हैं उनके बदौलत वो चुनाव जीतते रहे। आपका आरोप सही हो सकता है, तो आप बताइए ना कि किस इलाके में कितने घुसपैठियों को आपने पकड़ा। आप ये भी बताइए कि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान आपके पार्टी के लोगों ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान अपने अपने इलाकों में कितने घुसपैठियों की पहचान कर ली और उसकी शिकायत निर्वाचन आयोग से की। जी, आप नैरेटिव जो बनाना चाहते हो वो नैरेटिव चल नहीं रहा लोगों के मन में। अगर SIR के दौरान भी निर्वाचन आयोग कहता कि समस्तीपुर में इतने, पटना में इतने, सारण में इतने, काराकाट में इतने, बक्सर में इतने लोग हैं जिनकी पहचान हमने कर ली और वो घुसपैठी है, लोग स्वीकार कर लेते। आप एक घुसपैठी का नाम नहीं लेते। और अगर थोड़ा सा जो बेहतर सिविल सोसाइटी है वो कहती है कि अगर घुसपैठ हुई तो 20 साल से आप सत्ता में है, कांग्रेस सत्ता, बीजेपी सत्ता में है, जनता दल यूनाइटेड के साथ सत्ता में है वो, और 11 साल से आप केंद्र में है। घुसपैठ की रोकने की जिम्मेदारी तो लालू यादव की नहीं है, कांग्रेस की तो नहीं है, वामपंथी दलों की तो नहीं है, महागठबंधन की तो नहीं है। घुसपैठ की रोकने की जिम्मेदारी सरकार की है, और सरकार में सत्ता में जनता दल यूनाइटेड है और बीजेपी है। जी, तो ये भी लोग सवाल कर रहे हैं कि अगर आप घुसपैठ की बात करते हैं तो वो कहाँ है, आप उनको बताइए, और रोक क्यों नहीं पाए आप उसको बताइए। निश्चित रूप से इसमें इस विषय को लेकर के लोगों में एक तरह का विमर्श भरा है। ये जरूर है कि जितना ही विमर्श आगे जाएगा उतना ही ये आंदोलन और मजबूत होता चला जाएगा। विपक्षी दलों के नेताओं का सड़क पर उतरना, इस बात और ये लोगों के बीच में इसका बहुत व्यापक संदेश हो। ठीक, मैं कहता हूं, मान लीजिए कि मान भी लिया जाए कि निर्वाचन आयोग में 300 लोगों के बैठने की जगह नहीं है। अगर आप बहुत पाक साफ हैं तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो अपने कार्यालय से निकलते हो, कहते ठीक है जहां लोग बैठे मैं वहीं जाके बात करूंगा, आइए वहीं बात करते हैं। वो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, कोई ऐसा तो नहीं है कि कहीं उठाएगी चले। आप अपने कार्य से निकलिए, कोई बात नहीं, 300 लोग हैं, मैं वही जाके बात उम्मीद कर रहे हैं। आप किनसे उम्मीद कर रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट नहीं सुन रहा है? सुनेंगे तो इसके लिए तो सब सुनेंगे। जब तक अभी सुप्रीम कोर्ट कर रहा है कि आप में रीजनेबिलिटी, आपके अंदर विवेक प्रिवेल करेगा। सुनने के लिए तो ये जनता भी सुनाती है और संस्थाएं भी सुनाती है, और सुनना पड़ता है। ढेर सारे लोग, बहुतों को इस बात का मुगालता था। जब स्टेट बैंक को भी मुगालता था कि हम 6 महीने में देंगे जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के जो दानदाता है उनके बारे में, 3 दिन के अंदर ला करके दे दिए और हाथ जोड़ के कहे कि लीजिए साहब पूरी की रिपोर्ट है और जिन लोगों ने जितना पैसा दिया सब आप देख लीजिए। ये ऐसा नहीं है अभी, या लगता है कि ठीक है वो जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, कर नहीं पाता आदमी, कोई संस्था नहीं कर पाए। हाँ, आज अगर निकल के कहते हैं, लोगों से बात करते हैं, निर्वाचन आयोग की सर्वोच्च न्यायालय की सलाह को मान लेते हैं, तो देश की निगाह में आगे प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। जी। लोग ये मानते हैं कि देश जो चाहता है, जिस दिशा में सोच रहा है, जो उसके सपने हैं, जो उसके लक्ष्य है, उसके अनुकूल आप काम कर रहे हैं। लोग आपकी प्रतिष्ठा, आप TN शेषन को क्यों लोग याद करते हैं? TN शेषन ऐसा थोड़ा था कि किसी को अपनी रियासत दे दी थी। TN शेषन ने एक ऐसा काम किया जो देश के लोग मानते हैं कि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ऐसे प्रयास किए उन्होंने जो बहुत ही प्रभावशाली थे। इनको भी यह हासिल हुआ, मानना तो इनको ही पड़ेगा। या तो यह विपक्षी दलों के कहने पे मान लें, उनकी मांग के अनुसार मान लें, और या जन दबाव में मानेंगे या सर्वोच्च न्यायालय कहेगा। जन दबाव तो बना है, जन दबाव एक सामान्य जन दबाव नहीं है। यह जरूर है कि इसको और विस्तार मिले, जितना ही विस्तार मिलता जाएगा उतना ही इसका अच्छा और सुखद परिणाम आएगा। जी जी, बिल्कुल। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, आप कैसे देखते हैं? क्या जन दबाव बनते हुए आप देख रहे हैं? जनता का विश्वास जो है वो वर्तमान सरकार से उठते हुए आप देखते हैं? और सबसे बड़ी चीज़ कि चुनाव में धांधली, इसको एक्सपोज करने में और जन तक पहुंचाने में अभी विपक्ष कितना सफल हो पाया है? पिछले 10 सालों में हम देख रहे हैं कि ये सरकार अलग अलग तरीकों से विपक्ष पर अंकुश लगाने की कोशिश कर रही है और ये किन प्रकार सत्ता में बने रहने के लिए कोशिश कर रही है। पहले जांच एजेंसियों के दुरुपयोग किया गया,
कई विपक्षी नेताओं के यहाँ छापेमारी की गई, उन्हें पकड़ा गया, वो काम नहीं आया। फिर 2 साल पहले आप देखिए शीतकालीन सत्र में 141 विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया, यानी संसद से ही हटा दिया गया और विपक्ष को बिल्कुल पंगु बनाने की कोशिश की गई। फिर जब वो भी काम नहीं आया तो अब देखिए आज जिस तरह से विपक्ष के नेताओं ने आंदोलन किया, उन्हें हिरासत में लिया गया और मार्च को रोकने की कोशिश की गई। ये भी एक उसी जंजीर की एक कड़ी है। इस बीच और भी उन्होंने बहुत कुछ किया, जैसे विपक्षी पार्टियों पर वित्तीय दबाव बहुत सारे बनाए, विरोधी पार्टियों के अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, विपक्षी नेताओं को बहुत सारे उनके यहाँ छापामारी की गई, आर्थिक अपराधों की बात की गई, विपक्षी नेताओं को उत्पीड़ित भी किया। इसे भी न भूला जाए कि कैसे राहुल गांधी को मानहानि के मामले में निष्कासित किया गया, सदन से हटाया गया। तो बहुत सारी चीजें लगातार हो रही है। बीजेपी के पास कोई बचा नहीं था रास्ता, वो सारे हथकंडे अपना चुकी थी। उन्हें लगा कि ये वोटों की चोरी या वोटों को मैनिपुलेट करना एक ऐसा काम होगा जिस पर लोगों की आपत्ति नहीं होगी। लेकिन बीजेपी यहां भी पिछड़ गई, क्योंकि लोग ये सवाल कर रहे हैं कि चुनाव आयोग से सवाल है तो बीजेपी जवाब क्यों दे रही है। और आज फिर जेपी नड्डा ने जिस तरह सदन में बातें कही, वे शायद सभापति को या अध्यक्ष को ये इशारा कर रहे थे कि अध्यक्ष जी हम ये चाहते हैं और आप ये कीजिए, क्या होना चाहिए। तो ये संसद भवन में लाइव कैमरों के सामने अगर इस तरह की दादागिरी या कहना चाहिए गुंडागर्दी कर रहे हैं नेता लोग, तो उसे क्या कहा जाए। मैं इसे शुद्ध गुंडागर्दी ही कहूंगा। और खड़गे जी को जिस तरह से उन्होंने कहा कि वाकई लोकसभा में आयकर बिल पास हो गया, जबकि अब राज्यसभा में रखा जाएगा। सदन के लोग तो आंदोलन कर रहे थे, तो क्यों रखा गया। जाहिर है कि उनके नीति इरादे कुछ और हैं, वो कुछ और करना चाहते हैं। राजू जी आज वही इनकम टैक्स विधेयक समेत लोकसभा में 4 और राज्यसभा में 5 बिल पारित करा दिए गए। 16वें दिन आज 9 विधेयक पास हुआ है, 9 बिल आज रिकॉर्ड। विपक्ष उधर और इधर आप करवा रहे हैं। राज्यसभा में 5, लोकसभा में 4, ये सरकार चल रही है। अमलेंदु जी जल्दी से एक छोटा कमेंट आपसे भी, क्लोजिंग कमेंट। देखिए राजीव जी, जो कुछ चल रहा है, अब सरकार तो जो कर रही है वो अपने मत पे कर ही रही है, क्योंकि पहले भी 140 सांसदों से ज्यादा को निलंबित करके बिल पास कराए गए थे। आज भी पूरा विपक्ष बाहर है तो आप बिल पास करा रहे हैं। और आपको याद होगा राजीव जी की सीजेआई थे जस्टिस रमन्ना, उनकी बहुत सख्त टिप्पणी थी कि संसद में बिना बहस के बिल पास किए जा रहे हैं। तो ये बिलों की कैसे प्रासंगिकता है। संसद को बिल बनाने का अधिकार है, लेकिन संसद में अगर बहस नहीं होगी और बिना बहस के बिल पास होंगे तो ये कैसे माना जाए कि ये देश की जनता की प्रतिध्वनि इसमें सुनाई पड़ती है। इसका मतलब कि सरकार जो है वो मनमानी कर रही है और संसद का मान नहीं रख रही है, ये साफ तौर पर समझा सकता है। तो यहाँ से आज फिर एक तरीके से देखा जाए तो मोदी सरकार ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि वो उनकी ना लोकतंत्र में कोई आस्था है, ना वो संविधान को मानते हैं और ना वो संसद को मानते हैं। वो सिर्फ जो है वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को मानते हैं, उनके सिंबल को मानते हैं। ये उन्होंने समझाने का प्रयास किया है, लेकिन इसका जवाब भी तैयार है। ये आज सड़क से मालूम पड़ गया है। बिल्कुल, सड़क पे आज 300 से ज़्यादा सांसद और यहाँ से अब आगे जो कुछ हो रहा है वो हम आप तक पहुँचाएंगे ही। कल और परसों यानी 12 और 13 तारीख लगातार 2 दिन सुप्रीम कोर्ट में SIR को लेकर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो बिहार में चल रहा है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो कल लगातार सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी होगा हम आप तक पहुंचाएंगे ब्रेकिंग न्यूज़ के जरिए। जुड़िएगा हमारे साथ। और आज इस कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया शकील जी आपका, बहुत शुक्रिया सुनील शुक्ला जी।